वॉइस क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग श्रुति जी। गुड मॉर्निंग गिरिराज जी, गुड मॉर्निंग। क्या भाई, मॉर्निंग सेशन हुआ फिर भी कोई आया नहीं जल्दी जल्दी? गुड मॉर्निंग नैन्सी जी, गुड मॉर्निंग अंजलि जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी। बस 2 मिनट वेट करते हैं, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग आशुतोष जी। गुड मॉर्निंग आशुतोष चौहान जी। खुशबू जी, गुड मॉर्निंग। आप न्यू हैं क्या क्लास में, खुशबू जी? मुझे ये नाम फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है, दिखा फर्स्ट टाइम आई है क्या? तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा शायद कोई न्यू नाम है। कोई बात नहीं, हो गलती हो। ठीक है। आप स्टार्टिंग से हो सेशन के? जब से हमने स्टार्ट किए हैं लेक्चर्स 1 डेढ़ महीने पहले से, तब से आप कंटिन्यूस हो? हाँ, ओके। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। राधे राधे मोहिनी जी। बस 30 सेकेंड्स और वेट करते हैं, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले मुझे तो आप लोग ये बताओ कि सब लोग बिजी कहाँ पे हैं? सब लोग बिजी कहाँ पे हैं? आंसर राइटिंग क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? आंसर राइटिंग क्यों नहीं कर रहे आप लोग? कल मुझे सिर्फ 3 या 4 लोगों के पास 4 लोगों का भेजा है।
आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो। अब सुनो यहाँ से अभी से, ठीक है ना। आज तो अभी तो मैं स्लाइड्स दे दूंगा आपको, पर जब भी मैं इसके बाद अगर आपको कोई होमवर्क दूंगा, अगर मुझे कंप्लीट नहीं मिलेगा तो मैं नोट कर लूंगा कि किस किस ने मुझे स्लाइड्स या किस किस ने मुझे आंसर दिया है, ठीक है ना। और सिर्फ स्लाइड्स उन्हीं को दूंगा मैं, नोट्स सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे, ठीक है ना। क्लास में आप पढ़ो, क्लास में नोट्स बनाओ। ये जो मैं स्लाइड्स आपकी ग्रुप में अपलोड करता हूँ बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है ना। कम बच्चे हैं, मुझे इसी में से सिलेक्शन निकालना है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ाने का, ठीक है ना। एक चीज को, हर चीज मान के चलो, अगर आपने, मैंने जो लेक्चर्स लिए हैं, अगर अभी तक मेरे लेक्चर्स 50 आवर्स के हैं तो मैंने पढ़ाया सिर्फ 25 आवर्स का। एक चीज को मैं दो दो बार रिपीट कर रहा हूँ, चार चार पांच पांच बार भी रिपीट कर रहा हूँ। तो क्या मतलब है अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है एग्रीकल्चर का, ये जो हम एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो हम एग्रीकल्चर का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ थ्योरी है, कुछ भी समझने का नहीं है। सब कुछ हम पीछे समझ के आ चुके हैं, यहाँ से सब कुछ थ्योरी है। मुझे तो ये जो टॉपिक सब आगे के हमारे चलने वाले हैं, इनको पढ़ाने में भी मजा नहीं आता। पूरे एग्रीकल्चर में सिर्फ एमएसपी ऐसा सब टॉपिक है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कितना कवर होता है, कब 1.5% का मिलता है, क्या मिलता है। सिर्फ एक टॉपिक समझाना है, बाकी सब थ्योरी है। और ये एग्जाम में भी कैसे आता है, अगर इससे पिछले 15-20 सालों में, 15 सालों में 10 क्वेश्चन आए हैं, गुड मॉर्निंग विधि जी, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए हैं एमसीक्यू। तो जो आंसर राइटिंग है उसमें कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। अगर आप लोग आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो क्या मतलब निकलेगा। पिछले चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, पिछला चैप्टर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ, क्या मतलब निकलेगा आप लोग आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो। योगेश जी गुड मॉर्निंग। भाई आंसर राइटिंग करो ना, आंसर राइटिंग। और फिर मैंने आपको कल, मुझे आंसर्स भेजे आप लोगों ने, मैंने आपसे क्या कहा था, डू यू एग्री और नॉट, ठीक है ना। तो आपको एग्री या डिसएग्री नहीं करना है। कितनी बार मैंने ये आंसर राइटिंग में आप लोगों को ये चीज बताई मैंने। आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है। कुछ भी बोल दूं मैं, अगर मैं आपसे सिंपल ये भी पूछ लूं कि आपके मम्मी पापा कैसे हैं, ठीक है ना, मम्मी पापा का आपका बिहेवियर कैसा है, तो भी आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है। आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है। कुछ भी पूछ लूं मैं आपसे, कितनी बार मैंने आपसे कहा, कल भी आप लोगों ने आंसर राइटिंग लिखी, बार बार सेम गलतियां रिपीट कर रहे हो। मैंने आपसे पूछ लिया आपकी बुआ कैसी है, तो भी आपको एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है कि अच्छी भी हैं और कुछ चीजें उनकी गलत भी हैं। कितनी बार मैंने आपको ये चीज समझाई, कितनी बार 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 मैं सेम चीज रिपीट करूंगा। मार्क्स नहीं मिलेंगे आंसर राइटिंग में। हर चीज में आपको बैलेंस लेके चलना है, दोनों चीजों के बारे में लिखो। अगर आपने प्रधानमंत्री, कल का क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना थी ना, इसी के बारे में बात कर रहे थे ना। भाई इसकी लिमिटेशंस भी बताओगे आप मुझे, ठीक है ना। कंप्लीटली एग्री तो होना ही नहीं है किसी चीज में। जब आप आंसर लिख रहे हो, कंप्लीटली एग्री तो होना ही नहीं है किसी चीज में। मैंने कब कहा कि आप कंप्लीटली एग्री हो जाओ। डू यू एग्री और नॉट, इसका मतलब ही होता है कि वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप जब आंसर राइटिंग करोगे तो अगर एक डायरेक्शन में चले जाओगे तो वो आपकी अप्रोच, मार्क्स तो आपको अप्रोच के मिलते हैं ना। अल्टीमेटली अगर वो आपकी अप्रोच देख लेगा, ऐसे में क्या होगा आपके साथ प्रॉब्लम, कभी आपकी नेगेटिव अप्रोच बनेगी। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपके साथ एक बैलेंस अप्रोच लेके नहीं चलोगे। तो मान के चलो ऐसे चल के चलते हैं, ठीक है ना। मेरी सिंपल सी बात समझना, अभी किसान आंदोलन हुआ, ठीक है ना, किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है ना, अपनी मांगे रख रहे थे। अब आप न्यूज चैनल या कुछ देख के, या तो आपका ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाएगा या फिर आपकी पॉजिटिव बन जाएगा। अब जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो एक डायरेक्शन में चलोगे बस, या तो नेगेटिव नेगेटिव चलोगे या तो पॉजिटिव पॉजिटिव चलोगे, हमें दोनों नहीं चलना। अगर मैंने आपसे सिंपल किसान आंदोलन के ऊपर भी आंसर राइटिंग करने के लिए कह दी, तो आप दोनों चीजों की बैलेंस बात करोगे। आप ये भी कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ठीक था, पर किसानों ने कहा ये ठीक है, हमें दोनों की बात लेके चलनी है। भाई एक एक कंक्लूजन में जंप नहीं करो। इसमें आपकी, अगर मान के चलो किसान आंदोलन के ऊपर आपने आंसर राइटिंग करी, आप एक अप्रोच लेके चले गए, तो किसी में आप नेगेटिव जाओगे, किसी में आप पॉजिटिव जाओगे, तो उससे आपका माइंडसेट पता चल जाएगा एग्जामिनर को। वो आपका, अगर मान के चलो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी बात,
आपने किसान आंदोलन पे लिखा नेगेटिव, पर जो कॉपी चेक कर रहा था उसके दिमाग में बनी थी पॉजिटिव अप्रोच, वो तो आपको 0 दे देगा, दे देगा नहीं दे देगा 0? बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि भैया ऐसे नहीं चलना है, एग्री डिसएग्री बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लिख रहे हो कि यस आई एग्री, बट, ये बट बार बार यूज करना है। ध्यान रखना अगली बार से जब भी आंसर, और आंसर राइटिंग में कल तो मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी थी, अब मैं आपको स्लाइड्स तभी दूंगा, उसी को स्लाइड्स मिलेगी, मैं पर्सनल नंबर पे दूंगा, और आप शेयर नहीं करोगे। और अगर आप शेयर करोगे तो मैं ऐसी बना के स्लाइड्स दूंगा जो सिर्फ एक बार ओपन होगी। अगर क्लास में उस दिन मैं होमवर्क दे रहा हूँ और 13 बच्चे हैं तो मुझे 13 के 13 आंसर चाहिए, मैं चेक करूं चाहे ना करूं, मुझे 13 के 13 आंसर चाहिए। और मैं यहाँ पे अब कितने बच्चे ऑनलाइन हैं क्लास में, सबके नाम लिख लूंगा एक स्लाइड में, और टिक लगा के स्लाइड्स भेज दूंगा जिन जिन के नाम आ जाएंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा, आंसर राइटिंग करनी है मतलब करनी है, आपको टाइम निकालना है। आपको नींद आ रही है, आप 2 घंटे सोते हो तो मुझे उससे मतलब नहीं है, आप 1 घंटे 45 मिनट सो, पर मुझे आंसर चाहिए आपसे। अब भले ही कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी लिखो, ठीक है ना? चलो अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलें? कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं। चलो ठीक है ना, कल हम एग्रीकल्चर हमने स्टार्ट कर दिया था, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, इतने चैप्टर्स हमारे बाकी हैं अभी भी, ठीक है ना? मैक्सिमम मैक्सिमम सब में क्या है, थ्योरी, उस हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है ना? स्लाइड्स में आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा, क्यों? क्योंकि पूरा थ्योरिटिकल है, और ये वाला, जैसे ये वाला चैप्टर हो गया, 30 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है ना? बहुत ज्यादा कैसा है ये चैप्टर, थ्योरिटिकल है, और बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग से ओरिएंटेड है। तो हर चीज को अब सेम सेम चीज आएंगी कि आपने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी, हर चीज में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी, इरिगेशन में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपने पढ़ा होगा। कितने लोगों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब पता है? आप सबने कभी ना कभी आईसीटी थोड़ी बहुत तो पढ़ी ही होगी, सब, बहुत सारे लोगों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पता होगा। तो अब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात आप एग्रीकल्चर में भी इंट्रोड्यूस कर दोगे, इरिगेशन में भी इंट्रोड्यूस कर दोगे। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इरिगेशन में कैसे इंट्रोड्यूस कर दोगे? आपके पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलो ये आपका होम है, ठीक है ना? ये आपका होम है, ठीक है ना? इसमें एसी लगा हुआ है, इसमें टीवी लगा हुआ है, इसमें फैन लगा हुआ है, ठीक है ना? इसमें आपके मान के चलो चिमनी लगी हुई है, ठीक है ना? और इसी में आपका, इसी घर में आपके एक कोई और भी चीज है, मान के चलो एक और और क्या ले लेते हैं, मान के चलो हीटर भी लगा हुआ है, ठीक है ना आपके यहाँ? या एक्वेरियम भी है आपके पास, फिश है, ठीक है ना? अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है, ये सब किसी एक वाईफाई से या किसी एक राउटर से जुड़े हुए हैं। अब आप बाहर भी हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कार है, आप इस पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना? आप इस पे बैठे हुए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है कि सारी चीजें इससे कनेक्टेड है, और आप सारी चीजें बाहर से भी कंट्रोल कर सकते हो, और हर चीज के बारे में आपको आपके मोबाइल फोन पे ही इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है। उसको बोलते हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। उसको बोलते हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब आप आईसीटी पढ़ोगे तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप पढ़ोगे, अभी आज के हमारे टॉपिक में भी आएगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, कौन सा अप्लायंस चल रहा है, कितनी स्पीड में चल रहा है, कितनी देर से चल रहा है। वैसे ही उसको हम कहाँ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इरिगेशन में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इरिगेशन में कैसे? आपके पास वेदर की इंफॉर्मेशन होगी, है ना? आपके पास सॉइल में कितना मॉइस्चर है, इसकी इंफॉर्मेशन होगी। उस हिसाब से आप क्या करोगे, कितना पानी खेत में लगाना है, कितना नहीं लगाना है, उसको बोलते हैं हम इरिगेशन। पानी देना ही तो एक तरीके से, इरिगेशन का मतलब तो पानी देना ही होता है ना, फील्ड में कितना अप्लाई करना है, सारी चीजें आपके पास कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं हम क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना? सारी चीजें एक जगह पे कनेक्टेड है, और आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसका आप यूज कर रहे हो। तो वही चीजें बार बार एग्रीकल्चर में भी इंट्रोड्यूस किया, घर पे भी इंट्रोड्यूस किया, आपको मैंने एक लाइव एग्जाम्पल भी दे दिया। ऐसे तो ये चीजें ना बार बार रिपीट होंगी। आंसर राइटिंग में एक ही मान के चलो क्वेश्चन है, बार बार चीजों को आपको उसको, सेम चीज को
रिपीट करना पड़ेगा। जितना लेंदी चाहो उतना बड़ा आंसर लिख सकते हो, जितना इफेक्टिव चाहो उतना इफेक्टिव आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। इसलिए बार बार चीजें सेम चीजें रिपीट होंगी, ठीक है ना। कल ही हम ये बात कर चुके थे, अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं और आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर में क्या था, सिंपली हमारी बैकबोन है, ठीक है ना। अभी भी मेजर सोर्स ऑफ इनकम किसके थ्रू है, एग्रीकल्चर के थ्रू है इन रूरल इंडिया। और उसके बाद हमारे इंडिया का मेन इसका काम क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है एग्रीकल्चर हमारी, और किसमें, कंट्री की इकोनॉमी में क्रूशियल रोल प्ले कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद हम अभी भी हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है इरिगेशन एग्रीकल्चर का, 17 से 18%, 17 से 18% का, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको कल ये समझा दिया था, सबको समझ में आ गया था ना। रबी क्रॉप्स को कैसे याद रखोगे आप, जल्दी बताओ। रबी क्रॉप्स को कैसे याद रखोगे, कल मैंने आइडिया दिया था। रबी क्रॉप्स को किस तरीके से रिलेट किया था मैंने याद रखने के लिए। एक तो विंटर और दूसरा, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। अब व्हीट, बार्ले, ग्राम्स और ये सब किसके थे, ऐसे लोग खाते थे जो पहले कैसे होते थे, रिच होते थे। हाँ बिल्कुल सही, उससे अब आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं। और जायद क्रॉप्स का मतलब क्या है, सिर्फ हमारी इसमें, हाँ कोल्ड यूरोप, ठीक है, उससे याद कर लिया आपने। खरीफ क्रॉप में हमारे क्या आ गए, पैडी, मेज, मिलेट्स और कॉटन, शुगर केन और ग्राउंड नोट। एक और बचता है आपका पेरिनियल, पेरिनियल क्रॉप। पेरिनियल क्रॉप क्या होता है, जिसको आप 24 मंथ्स में कभी भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना। और जायद का मतलब क्या है, आप वेजिटेबल्स लगा रहे हो, ठीक है ना। जायद क्रॉप्स में सिंपली क्या है आपका, वेजिटेबल्स, ठीक है ना। और पीरियड पता होना चाहिए, ठंड कब से स्टार्ट होती है हमारे यहाँ, अक्टूबर से मार्च के बीच में रहती है। मार्च के बाद से गर्मी आने लगती है अप्रैल से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मार्च से लेके जून तक इसका मौसम चलता है हमारा जायद का। और फिर जून जून से हम क्या लगाते हैं, हमारा पैडी लगाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि क्या आने वाली है, मानसून आने वाला है, ठीक है ना। हम राइस लगाने लगते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पढ़े। मोनोक्रॉपिंग क्या थी, सिंगल क्रॉप को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसका हमने रिवीजन, उसके बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सॉइल एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में क्या हो रही है, डेफिशिएट हो जा रही है, तो उससे हमारी ग्रोथ पे क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमारी ग्रोथ पे इफेक्ट आ रहा है। फिर इंटरक्रॉपिंग, फिर इंटरक्रॉपिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड एट द सेम टाइम, ठीक है ना। ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है और इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद क्रॉप रोटेशन पढ़ा आपने। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स एक के बाद एक कंटिन्यूअसली लगाते रहे, जो हमारे यहाँ मेनली होता है, ठीक है ना। उसके बाद रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या है, कि पिछले वाली की आपको ये हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, शोइंग, इन दोनों मतलब वर्ड्स का मीनिंग पता है ना। हार्वेस्टिंग और सोइंग का मतलब आपको पता है ना, हार्वेस्टिंग एंड शोइंग, सबको मतलब पता है ना। अगर मैं हार्वेस्टिंग और शोइंग कहीं पे यूज करूंगा तो आपको समझ में डिफरेंट, मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है हम कटाई कर रहे हैं अपनी फसल, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही, हार्वेस्टिंग इज कटिंग। तो अब देखो रिले में क्या होता है, आपने जो वीट लगाया था उसकी हार्वेस्टिंग करने के पहले आपने कोई दूसरी चीज लगा दी, दैट इज उसकी शोइंग कर दी, ठीक है ना। शोइंग करना मतलब न्यू लगाना, ठीक है ना। आपने शोइंग कर दी, ठीक है ना। क्या कर दिया आपने, उसको शोइंग कर दी, ठीक है ना। तो वही चीज है, तो रिले में क्या करते हैं, कटिंग के पहले ही हम क्या करेंगे, दूसरी चीजों को पहले से ही बीच बीच में उसको लगा देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिले क्रॉपिंग, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। फिर पढ़ा था एग्रो फॉरेस्टिंग, इसमें आपने क्या चीज को इन्वॉल्व कर लिया, साथ में अपने बीच बीच में ट्रीज लगा दी, ठीक है ना। अगर आपकी ये फील्ड थी तो बीच बीच में मैंने क्या कहा था आपको, गुआवा लगा दिया आपने बीच बीच में, और नीचे आप क्या कर रहे हो, नीचे जो भी आपकी वेजिटेबल्स हैं उनको लगा रहे हो। तो अगर आप ट्रीज को इन्वॉल्व कर लेते हो,
ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री हो जाती है। ठीक है ना, कोई भी फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, हम मैंगो यूज कर सकते हैं और अलग ट्रीज भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया था, टीक वुड का एग्जांपल दिया था, जिसको मैच्योर होने में कितने साल लगते हैं, 10 ईयर्स लगते हैं। इनको भी आप अपने खेत में लगा सकते हो। ठीक है ना, पपाया लगा सकते हो, और क्या लगा सकते हो आप, पपाया वगैरह लगा सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं अब, एलिलोपैथी। ठीक है ना, तो अब आपने ये प्लांट देखा था, इस प्लांट का नाम क्या है, कितने लोगों का इनका इस प्लांट का नाम याद है, इसलिए मैं ये एग्जांपल लेके आया था। बिस्किट के नाम से इसका प्लांट का नाम किस किस को याद है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो एलिलोपैथी क्या है, एक प्रोसेस है जिससे जो भी हम प्लांट या ट्री लगा रहे हैं वो क्या कर रहा है, केमिकल रिलीज कर रहा है। हाँ, गिर रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, हाँ, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक तरीके से केमिकल रिलीज कर रहा है, जिससे केमिकल रिलीज करने की वजह से क्या हो रहा है, वो नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एलिलोपैथी। नेक्स्ट, उसके बाद आपने उसके बाद आपने नीमाटोड पेट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, तो अब ये क्या था, आपको मैंने बताया था क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है, ये अर्थवॉर्म नहीं है। ठीक है ना, अर्थवॉर्म नहीं। ठीक है ना, तो अगर इसके बारे में पता होगा आपको, तो आप इनको यूज करके क्या कर सकते हो, पेस्ट कंट्रोल कर सकते हो, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो। अगर मान के चलो कोई प्लांट में लगा रहा हूँ और वो क्या कर रहा है, हाँ, फ्लैट, ऐसा कोई चीज लगा रहा हूँ जो मेरी सॉइल की हेल्थ इंप्रूव कर रही है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों का मैं क्या, एलिलोपैथी का यूज वहां पे यूज कर सकते हैं किसान हमारे। ठीक है ना, इसलिए हमारे पास अलग अलग फार्मर्स के लिए चैनल्स बने होते हैं, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कभी देखते नहीं है, पर ये कृषि वाले जितने भी चैनल होते हैं उनमें ये सारी इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली आती रहती है। ठीक है ना, यूरिया का कम से कम यूज करें, ठीक है ना, कैसे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और चीज से, सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। ठीक है ना, अब मैंने अगला क्या पढ़ाया था कि हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज क्यों होता जा रहा है, सिंपल है, क्लाइमेट की वजह से। अब पहले जितनी बारिश होती थी उतनी नहीं हो रही, कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, उसी की चीज है, वाटर अवेलेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट आ गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई, या मार्केट डिमांड। गवर्नमेंट पॉलिसीज की मतलब क्या है, गवर्नमेंट मुझे किसी चीज को प्रोड्यूस करने में ज्यादा सब्सिडी दे रही है, तो मैं वो ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा। मार्केट की डिमांड के ऊपर, कि मान के चलो अगर मार्केट में टोमेटो की डिमांड है तो मैं टोमेटो प्रोड्यूस करूंगा, और अगर वीट की है तो वीट प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है ना, लैंड अवेलेबिलिटी एंड सॉइल फर्टिलिटी, धीरे धीरे करके सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अभी पीछे हम एग्जांपल देख के आए कि किसी पर्टिकुलर चीज पे सॉइल क्या हो जाती है, डेफिशिएट हो जाती है किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, अब वो चीज ना हो के कुछ और वहां पे उगा सकते हैं, तो इसलिए उसकी वजह से भी हमारा पैटर्न क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है ना, अभी आपने जब ये जो पंजाब का किसान आंदोलन चल रहा था उसमें आपने देखा होगा कि जब लोग एनालिसिस करते हैं तो वो क्या बात करते हैं कि बार बार वीट और राइस की वजह से इतना ज्यादा वहां पे वीट और राइस कंटिन्यूसली लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इतना ज्यादा यूरिया यूज कर रहे हैं वहां पे, कि वहां की सॉइल एक तरीके से डेफिशिएट हो गई है उन चीजों को प्रोड्यूस करने में। तो और ज्यादा यूरिया यूज करना पड़ता है या और ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं, और ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं तो तुरंत तो फसल मिल जाती है, पर वो फ्यूचर के लिए क्या हो रहा है हमारे लिए, धीरे धीरे करके वो मिट्टी उपजाऊ जो है या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब सबसे बड़ा ये जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ना, इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये जाके सारे फर्टिलाइजर्स किस में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल पे। तो वहां का पानी फिर हमारे लिए, मान के चलो ड्रिंकिंग के ही पर्पज से यूज करना हो, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी हम उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जाके वो ग्राउंड वाटर में क्या हुआ, जितने भी केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स हमने यूज किए थे वो जाके ग्राउंड वाटर टेबल पे यूज हो इंट्रोड्यूस हो गए। ठीक है ना, इसलिए पंजाब का पानी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा खराब हो गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर मैंने आपको समझाया ही था, कि मान के चलो अब ज्यादा लोग क्या खाने लगे, ड्रैगन फ्रूट खाने लगे।
तो हम क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, ग्रेप्स की जगह क्या लगाने लगे हम, ड्रैगन फ्रूट्स लगाने लगे, सिंपल। फिर गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम्स में ये गवर्नमेंट पॉलिसीज और ये दोनों एक ही पॉइंट्स, वही मैंने कहा ना, नाम अलग अलग आएंगे पर मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा और राइटिंग आपकी सेम ही रहेगी, राइटिंग आपकी सेम ही रहेगी। यूट्रिफिकेशन तो अलग चीज है खुशबू जी। यूट्रिफिकेशन तो लेक्स का होता है। आप एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स को बिल्कुल डिफरेंट जगह पे लेके आते हैं। लेक्स की जब प्रोडक्टिविटी कम होती है तो उसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, वो अलग वर्ड है, वो अलग चीज है। ये कैसे होता है यूट्रिफिकेशन, अब आप यहाँ बीच में टॉपिक आ ही गया तो थोड़ा सा बताता हूँ 1 मिनट में। यूट्रिफिकेशन क्यों होता है, आप जो थोड़ा सा आपको जो रिलेवेंट, आप कैसे रिलेवेंट को उसको रिलेट कर रहे हो, यहाँ पे आपकी फील्ड थी, ठीक है ना। ग्राउंड वाटर टेबल को क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नहीं समझा। हाँ बिल्कुल, 2-3 क्वेश्चन आए हैं, अब एक एक रुकना, ठीक है ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। आप जो रिलेट कर रहे हो ना, मैंने कहा कि फील्ड से कहाँ चले गए, ग्राउंड वाटर टेबल में। आप जिसकी बात कर रहे हो ना, लेक्स की उसमें क्या होगा, आपने यहाँ पे फील्ड में कुछ इंट्रोड्यूस किया, वो लेक्स में चला गया, ठीक है ना। लेक्स में जाने के बाद एल्गे का ग्रोथ हुआ, जब एल्गे की ग्रोथ होगी ना, तो इस जब इनिशियल फेज रहता है, वो 3-4 फेजेस आते हैं, नियोफिलिक, न्यूट्रोफिलिक, यूट्रिफिकेशन, 3-4 फेजेस आते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फेज हैं। तो वहां पे क्या होता है, इनिशियली प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, यहाँ पे एल्गे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, धीरे धीरे करके आपने सुना होगा ना कि धीरे धीरे करके पूरा का पूरा ये कैसे हो जाता है, बहुत ज्यादा, अगर हिंदी के टर्म से बोले तो कीचड़ हो जाता है पूरा, प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है और जो पानी होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो लेक्स की प्रोडक्टिविटी इनिशियली स्टेज में बहुत ज्यादा होती है, उसको हम यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, वो लेक्स का हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंस है बिल्कुल, यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल में इंट्रोड्यूस होने के बाद हम उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर पा रहे, लेक के पानी को भी यूज नहीं कर पा रहे, पर दो बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दो अलग जगह जाना हो गया, ठीक है ना। अगली चीज है ना, और दूसरी चीज मोहिनी जी ने पूछे कि हरियाणा और पंजाब के फेमस इसलिए है क्योंकि वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा, वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा, ठीक है ना। बहुत सारे फैक्टर रहते हैं कि जो चीज, अब जैसे पंजाब है, पंजाब का जो रीजन है वो राइस प्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं है, राइस प्रोडक्शन के लिए कौन सूटेबल है, बंगाल है, ठीक है ना। पर फिर भी जबरदस्ती ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ पे लाने की कोशिश करी गई, पंजाब में लाने की कोशिश की गई, ठीक है ना। तो हरियाणा पंजाब के किसान इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस वहां से आया, ठीक है ना। अब वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि इंदिरा गांधी को वहां पे चुनाव जीतना था, तो वहां के किसानों को किसी तरह मदद करनी थी कि वो कांग्रेस को वोट करें, है ना। पर जो फैसिलिटीज होती हैं वो अल्टीमेटली कौन लेके जाता है, स्टेट गवर्नमेंट लेके जाती है, ठीक है ना। तो वो बहुत एक के बाद बहुत सारी चीजें चलती, फिर 1984 का फेज आता है, फिर 1982 का फेज आता है, ठीक है ना। वो बहुत डीप में हो जाएगा, पर जो आपने पूछा फेमस इसलिए है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन वहां पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई। हाँ करते हैं ना भाई, अब मैंने कल भी आपको इसका रीजन बताया था, इसलिए करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इजिली सब्सिडी देती है, ठीक है ना। मैंने आपको कल भी समझाया था क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान के चलो एक पंजाब का किसान है, ठीक है ना, P1 ले लेता हूँ, सॉरी F1 ले लेता हूँ एक फार्मर को, दोनों पंजाब के ही है, ठीक है ना, एक F2 है, ठीक है ना। इसने वीट प्रोड्यूस किया, वीट एंड राइस, और इसने प्रोड्यूस किया फॉर एग्जाम्पल कॉटन, ठीक है ना। अब इसके लिए ना वीट और राइस सेल करना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि ये मंडी में लेके जाएगा और सब्सिडी एमएसपी पे बेच देगा, पर इसके लिए किसान को मेहनत करनी पड़ेगी, इसको सेल करने के लिए किसान को मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो क्या चाहते हैं, हमको मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए वो एमएसपी का प्राइस बढ़ाने, एमएसपी बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है ना। समझ में आया, इसलिए वो कुछ और मतलब वो अपनी फार्मिंग को स्विच नहीं करते किसी दूसरी चीज पे, क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ेगी, काम दूसरा करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, हर चीज में एमएसपी तो मिलती नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो अभी भी मान नहीं रहे हैं और कंटिन्यूसली क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं,
भाई आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, ठंड के टाइम पे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत हाई हो जाता है। फिर आपने पराली या वीड्स सुना होगा, ठीक है ना, मना करने के बाद भी बर्न होती है ना, मना करने के बाद भी बर्न बर्न होती है। अब उसके पीछे भी बहुत बड़ा फैक्टर है, चलो वो सब उस पे नहीं जाते हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले अब देखो एक चीज का सोल्यूशन, अब थोड़ा सा अब यहाँ पे आए हैं तो 2 मिनट लेता हूँ मैं आप लोगों के। किसी एक चीज का जब सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो कोई दूसरी चीज उसकी वजह से बिगड़ती है। अब देखो हुआ क्या, आप पहले जब विंटर्स पड़ते थे ना, तो दिल्ली में और हरियाणा में या दिल्ली या गुड़गांव में इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता था। वो होना क्यों स्टार्ट हुआ, पहले जब पंजाब के किसान राइस और राइस की या पैडी लगाते थे तो कब लगाते थे, मार्च में ही का लगा देते थे, ठीक है ना, कब लगा देते थे खेतों में, मार्च में ही उसकी शोइंग कर देते थे। तो क्या होता था, अब मार्च में शोइंग कर दी तो रेनी सीजन तो सितंबर में आएगा। ध्यान से सुनना, राइस की शोइंग मैंने कब कर दी, मार्च में, रेनी सीजन कब आएगा, सितंबर में। तो अब क्या होगा, इनिशियल स्टेजेस में मुझे राइस को जब वाटर लगाना, और आपको पता है राइस के लिए बहुत ज्यादा हाई वाटर डिमांड है, राइस के लिए 120 सेंटीमीटर वाटर लगता है, तो बहुत हाई डिमांड है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे राइस को आपको कुछ ना कुछ वाटर देना पड़ेगा। अब ये वाटर देने के लिए वहां के किसान क्या करते थे, ग्राउंड वाटर का यूज करते थे। तो उसकी वजह से पंजाब में क्या हो रहा था, ग्राउंड वाटर बिल्कुल डिप्लीट होता जा रहा था, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा था। तो हमने क्या किया, किसानों से कहा कि आप क्या करो, अपना मार्च में लगाने की जगह कब लगाओ, मई में लगाओ। सिर्फ एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ, कब क्या किया हमने, वहां से 2 महीने आगे खिसका दिया। अब जब हमने इसको 2 महीने आगे खिसका दिया, तो जो चीज की शोइंग पहले सितंबर में हो जाती थी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, वो कहाँ पे चली गई, अक्टूबर और नवंबर में चली गई। अक्टूबर और नवंबर में चली गई तो उस समय वीड्स है वहां पे। अब इनकी जब बर्निंग होगी तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा कंटिन्यूसली। क्यों, क्योंकि ठंड के टाइम पे जो भी धुआं होता है वो एटमॉस्फेयर को एक हायर लेवल पे नहीं जा पाता। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भारी चीज, मतलब गर्म, जब गर्म हवा होती है तो वो इजिली ऊपर जाती है, वार्म एयर मूव्स अपवर्ड, ठंड की वजह से वो मूव नहीं कर पाती है, ठीक है ना। तो पराली की वजह से क्या होने लगता है, पोल्यूशन होने लगता है। तो एक फैक्टर को आपने सुधारने की कोशिश कोशिश करी, शुरुआत में क्या कोशिश करी, कि ग्राउंड वाटर टेबल को मैं इंप्रूव कर लूं, पर उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पोल्यूशन होने लगा। क्लियर हुई बात, अब ये यहाँ पे भी आ रहा है, इसलिए हमारा क्रॉपिंग पैटर्न हम चेंज किया। पहले क्रॉपिंग पैटर्न क्यों चेंज किया, देखो उसका एग्जांपल यहाँ है, वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, कि ग्राउंड वाटर टेबल ना यूज करें तो हमने क्या किया, कि भाई हम रेनी वाटर यूज करेंगे, इसलिए आप अपनी क्रॉप्स को 2 मंथ शिफ्ट कर दो। पर वो 2 मंथ शिफ्ट करने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो गई, दिल्ली का पोल्यूशन, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट को क्या मेजर लेना पड़ रहा है, कि हम पराली को कंट्रोल करें, ठीक है ना, उसके लिए इंसेंटिव दें लोगों को कि भाई आप पराली जलाओ मत, कटवाओ। क्लियर हुआ, तो देखो एक आपका फैक्टर्स लैंडिंग टू क्रॉप पैटर्न चेंज, उसके लिए एक वाटर अवेलेबिलिटी का आपको एग्जांपल आज फिर से मिल गया आपके सामने। जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे तो वाटर अवेलेबिलिटी में अगर आपको अच्छे से चीजें पता है तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जैसे मुझे पता है, एग्जैक्ट मंथ पता है, सारी चीजें पता है, तो वाटर अवेलेबिलिटी में इसको आप ब्रॉडर तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हो इस पॉइंट को, तो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग भी हो जाएगी। ऐसे आंसर राइटिंग होती है, ठीक है ना। एक चीज को नहीं लेके चलना है, एडवांटेज भी लेके चलना है और उस चीज का डिसएडवांटेज भी बताना है, कि हमने अगर क्रॉपिंग पैटर्न चेंज किया तो उसका एडवांटेज क्या हुआ और डिसएडवांटेज क्या हुआ, ठीक है ना। वे फॉरवर्ड फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट का एनालिसिस किया, कैपेसिटी बिल्डिंग की, क्वालिटी इनपुट दिया, मतलब अच्छी क्या बोलते हैं हमारा, फर्टिलाइजर्स दिए, ठीक है ना, अच्छे इक्विपमेंट्स दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और चेन चेन डेवलपमेंट की, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। अगर मान के चलो आपने क्या किया, खेत पे वीट लगाने की जगह फॉर एग्जांपल आपने कॉटन लगाया, ठीक है ना, पर कॉटन लगाने के बाद आपको अगर नुकसान होने की फायदा होने की जगह क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, प्रॉफिट होने की जगह आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वो लॉस कौन कंपनसेट कर लेगा, आपका ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसको कवर कर लेगी। तो ऐसे में किसान को हम एंकरेज कर सकते हैं कि भैया आप
चीज़ों को डाइवर्ट करके लगाओ, सब लोग एक ही चीज़ें ना लगाओ, ठीक है ना, सिंपल ये चीज़ है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D किया हमने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, ठीक है ना। उसके बाद पॉलिसी सपोर्ट, पॉलिसी सपोर्ट मतलब वही हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट है, सब्सिडी है। उसके बाद आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये सब एक तरीके से पॉलिसी सपोर्ट तो है, एक तरीके से गवर्नमेंट जो दे रही है, ठीक है ना। इंक्रीज वेराइटी रिप्लेसमेंट रेशो, फेजिंग आउट, ये अभी ये रिप्लेसमेंट रेशो, ये वेराइटी रिप्लेसमेंट रेशो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज किया वेजिटेबल्स में, एनकरेजिंग adopting hybrid technology in vegetable cultivation can result in quality production and increasing yield। ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वेजिटेबल में ये आगे आएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्मार्ट हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फिशिंग वगैरह के लिए, ये सब चीजें अभी हम आगे एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स, ठीक है ना, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था आज का लेक्चर, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, तो देखो क्या है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में आपको, अब आपका इसमें होमवर्क क्या है, इसलिए मैं पहले वाले में लिख के नहीं लेके आया हूँ। आज का आपका क्या काम क्या है, ये स्लाइड में मैंने यहाँ पे HW लिख दिया, इसको मैं अब रब नहीं करूंगा। इनमें मैंने डेट्स नहीं मेंशन करी है कि ये कब से स्टार्ट हुए, ठीक है ना। तो इन सब की डेट्स आप मुझे मेंशन करोगे, ठीक है ना। आप लिख के मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, कल मैं जब आपसे पूछूंगा तो आप मुझे इनके आंसर्स करोगे। जब हम कल इस चीज को यहाँ से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक एक करके सारी चीजें आप मुझे सबकी डेट्स बताओगे कब कौन सा स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो आपका होमवर्क क्या है, इसकी डेट्स बतानी है आपको, यहाँ पे मैंने लिख दिया जिसमें मुझे याद रहेगा, ठीक है ना। तो इस स्लाइड को आप खोलना और कब कौन सी स्टार्ट हुई आपको डेट बतानी। तो सबसे पहला क्या है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या है, द मिशन एम्स टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ फार्मर्स इन अडॉप्टिंग क्रॉप एंड क्रॉप सिस्टम थ्रू द डिसमिनेशन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। मतलब हम यहाँ पे किसानों को किस चीज के लिए एनकरेज कर रहे हैं कि वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी अभी पीछे बात करके आ चुका, ठीक है ना। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन क्या है, फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस ऑयल सीड्स कोर्स ग्रेन इन रीजनल डोमेस्टिक डोमिनेंस बाय राइस एंड व्हीट, जो अभी हम पीछे पंजाब का एग्जांपल लेके आ चुके, ठीक है ना। हम क्या करें, सिर्फ व्हीट और राइस प्रोड्यूस करने की जगह पल्सेस को भी प्रोड्यूस करें, ठीक है ना। अब इसके लिए हम किसानों को कैसे एंकरेज करेगी गवर्नमेंट, तो एक उनने मिशन बनाया नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। अब इसमें वो किसान को कैसे इंकरेज करेगी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 एकड़ की लैंड है, ठीक है ना, आपने इसमें व्हीट प्रोड्यूस किया, उससे आपको सारा कुछ निकालने के बाद कितना फायदा हुआ, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का। अब मैंने आपसे कहा कि आप इसकी जगह क्या लगाओ, सनफ्लावर लगाओ, ठीक है ना, सनफ्लावर ऑयल भी आता है, ठीक है ना। मैंने आपसे क्या कहा, इसकी जगह आप क्या करो, सनफ्लावर ऑयल लगाओ। अब जब सनफ्लावर ऑयल लगाया और उसको बेचा, तो हो सकता है आपको कितने का फायदा होने लगे, 15,000। तो मैं मुझे क्या करना है, किसानों को एक तरीके से क्या करना है, अवेयर करना है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आंसर राइटिंग में काम आएंगे, ठीक है ना। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दिस स्कीम एम्स टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम, प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी और वाटर इंटेंसिव क्रॉप। फिर वही मतलब है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार चीजें रिपीट होंगी। हमें क्या करना है, ऐसे क्रॉप्स को लगाना है जिसमें कम क्या लगे, पानी लगे। हमको किसान को इंकरेज करना है, देखो पल्सेस में ना पानी बहुत कम लगता है, ठीक है ना, दाल प्रोड्यूस होने में पानी बहुत कम लगता है, ऐसी चीजों को हम इंट्रोड्यूस करें, ठीक है ना। और किसान का प्रॉफिट भी क्या हो, कम ना हो, ठीक है ना। परंपरागत कृषि विकास योजना, अब इसका आपका नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, द PKVY प्रमोट द शिफ्टिंग फ्रॉम केमिकली इंटेंसिव फार्मिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, आपको क्या यूज करना है, मान के चलो काउ डंग यूज करना है, ठीक है ना। पहले तो हम यही यूज करते थे, इसलिए इसका मतलब क्या है, परंपरागत, ठीक है ना, ओल्ड तरीके से जो हम यूज कर रहे थे उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम किसकी तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब देखो, अब आंसर राइटिंग करनी है, मान के चलो आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो और आपकी बाउंड्री क्या है,
इंडिया बाउंड्री नहीं है आपको आंसर राइटिंग करने के लिए, ठीक है ना। मान के चलो इंडिया आपकी बाउंड्री नहीं है आंसर राइटिंग करने के लिए। तो देखो, अगर आपसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्वेश्चन आ गया तो आप इसका पॉजिटिव भी लिखोगे और क्या लिखोगे, नेगेटिव भी लिखोगे। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जब आप लिख रहे हो तो पॉजिटिव्स क्या है, आपको जो भी प्रोड्यूस है, मान चलो आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके वीट प्रोड्यूस किया तो ये ज्यादा हेल्दी होगा, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, एक तरीके से पॉजिटिव हो गया। पर अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करी तो जो आपका प्रोडक्शन होगा ना, जो आपका प्रोडक्शन होगा ना वो कम होगा, तो ये एक तरीके से नेगेटिव आ गया। क्यों, क्योंकि आप जब केमिकल से करते हो तो आपका प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि मैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करूंगा, ठीक है ना, उसकी जगह कोई ऑर्गेनिक तरीका यूज करूंगा, तो हो सकता है कि आपकी कुछ फसल खराब हो जाए। पर अगर आप केमिकल्स यूज करते हो तो आपको पता है कि बिल्कुल इंसेक्ट्स नहीं आते, इंसेक्ट्स बिल्कुल जीरो हो जाते हैं क्योंकि केमिकल्स बहुत हार्श होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो समझ में आया, पॉजिटिव भी बात है और नेगेटिव भी बात है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। क्लियर हुआ है ना। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। आज से 5-10 साल पहले आपने देखा होगा, जब भी कभी ऐसा ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता था तो हमारी लाइट्स के पास बहुत सारे इंसेक्ट्स होते थे ना। किस किसने ये ऑब्जर्व किया है कि आज ये इंसेक्ट्स बिल्कुल जीरो हैं, बहुत ही कम, बहुत ही लो हो गए। किस किसने इन चीज को ऑब्जर्व किया है कि आज के टाइम पे जो हमारे आसपास इंसेक्ट्स होते हैं, जो पहले होते थे हमारे, अगर मान के चले ट्यूबलाइट चलती थी पहले, ट्यूबलाइट्स के आसपास बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते थे, हम लाइट बंद करके, दरवाजे बंद करके रहते थे। आज के टाइम पे ये बहुत लो हो गए। क्यों, क्योंकि हमने इंसेक्टिसाइड्स इतने ज्यादा यूज कर लिए अपने खेतों में। हाँ, रेनी सीजन के बाद, या रेनी जब बरसात बंद हो जाती थी उसके बाद कीड़े निकलते थे, ठीक है ना, इंसेक्ट्स बाहर आते थे। अब क्यों नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमने अपने खेतों में इंसेक्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज कर ली, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी साइकिल क्या होती है, एक तरीके से हमारी फूड चेन जो है वो, हाँ, पर बहुत ही कम, मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत ही लो हो गया, ठीक है ना। अब तो घरों में बिल्कुल जीरो हो गए एक तरीके से, ठीक है ना। नहीं तो अभी जैसा मौसम चल रहा है अभी भी होने चाहिए, ठीक है ना। जैसा बीच बीच में उमस वाला मौसम हो जाता है, अभी भी जब हम लाइट्स ऑफ करें तो ये होना चाहिए था, जुलाई अगस्त के टाइम। पर अब बिल्कुल नहीं होते, बहुत ही कम, घरों में तो बिल्कुल नहीं होते। जो 20 सिटीज में रहते हैं उनके यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होते। उसके पीछे का कारण क्या है, हमने बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स यूज कर ली, ठीक है ना। तो अब अगर आपसे कोई इंसेक्टिसाइड्स के बारे में ही लिखने बोलते तो आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो और नेगेटिव भी लिख सकते हो। पूरी फूड चेन ब्रेक कर दी आपने, ठीक है ना। ये इंसेक्ट्स को कोई कंज्यूम करता था या किसी की ईटिंग हैबिट्स में वो इंट्रोड्यूस थे, ठीक है ना। तो उनकी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी जिनको वो खाते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड्स बनाना स्टार्ट कर दिए हमने, ठीक है ना। तो सॉइल हेल्थ कार्ड्स क्या है, प्रोवाइड फार्मर विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ ऑफ देयर सॉइल, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट क्रॉप रिकमेंडेड। उसके बाद आपको गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरीके का क्रॉप भी रिकमेंड करके देती है। सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री को भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बार बार इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। अब एक बार एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ा दिया तो सेम चीजें आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। आपको एक बार एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब पता है तो सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री अगर लिख के भी आ जाएगा तो आप उस चीज को इजिली लिख सकते हो। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दिस स्कीम फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोमोटिंग वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज लाइक माइक्रो इरिगेशन। अभी हम पीछे माइक्रो इरिगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। These initiatives enable farmers to explore new crops options that were previously not feasible due to water constraints. अब आपने इरिगेशन की फैसिलिटीज अगर बढ़ा दी तो आदमी, जो फार्मर है वो भी क्या कर सकता है, ऐसे क्रॉप्स भी लगा सकता है जो पहले वो नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहा था, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मई जून के टाइम पे पानी की बहुत ज्यादा स्केर्सिटी होती है, ठीक है ना। पर अगर इरिगेशन कैनाल आपके पास से निकल रही है तो आपको पता है कि आपको वाटर अवेलेबल होगा उस टाइम पे भी, तो हो सकता है उस टाइम पे भी आप कुछ नई क्रॉपिंग कर दो या शोइंग कर दो किसी ऐसी चीज की जिसमें कम पानी लगे और मेरा कुछ ना कुछ प्रोड्यूस मिल जाए। आपका जो लैंड है वो
बैरन नहीं रहेगा, या बैरन इन द सेंस यहाँ पे बैरन किस लिए टर्म्स में यूज कर रहा हूँ, खाली नहीं रहेगा, आइडल नहीं रहेगा, ठीक है ना, फालतू नहीं बैठा होगा, कुछ ना कुछ उसमें मैं लगा दूंगा। अगर वहां से इरिगेशन कैनाल जाने लगी इस साल से, और मुझे पता है कि जिस सीजन में मेरे पास पानी नहीं होता था उस सीजन में भी मेरे पास वाटर अवेलेबल है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अब। उसके बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अब सिंपल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपने ना बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या है, आपने फॉर एग्जांपल मान के चलो आपकी खेत भी है, और खेत के साथ साथ आपके पास क्या है, एनिमल भी है, तो उसको क्या बोल दिया हमने, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। दो तीन चीजों को आपने मिक्स कर लिया तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू द फार्मर्स दैट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ multiple agriculture activities and enterprises on the same farm. It aims to maximize the resource efficiency, enhancing productivity and promote sustainable and diversify income source. अब इसका मतलब क्या है, इसको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं और आगे की स्लाइड्स में सब कुछ लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फील्ड है, ठीक है ना, सिंपल सी फील्ड है, ठीक है ना। इस पे मैं वीट भी लगाता हूँ, राइस भी लगाता हूँ, ठीक है ना। पर इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे एनिमल्स भी है, ठीक है ना। तो इनका जो काउ डंक होगा, फॉर एग्जाम्पल काउ है मेरे पास, तो इनका काउ डंक मैं यहाँ पे एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसके साथ साथ मेरे पास अगर और प्लांट्स भी हैं, ठीक है ना, जिससे मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, वहां पे भी मैं अपना काउ डंक प्लांट है मेरे पास, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, वहां पे भी मैं ले जाके काउ डंक यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो व्हीट राइस और मान के चलो मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्राउंड नट्स भी लगा लिए, ग्राउंड नट्स भी लगा लिए, ठीक है ना। मिक्स क्रॉपिंग नहीं, मिक्स क्रॉपिंग इज डिफरेंट। मिक्स क्रॉपिंग में तो आपने व्हीट लगा लिया और साथ में कुछ और भी लगा लिया, मिक्स क्रॉपिंग नहीं है, अलग अलग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मतलब मैं फार्मिंग भी कर रहा हूँ और एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहा हूँ, समझ रहे हो, दो अलग चीजें हैं बिल्कुल। या फिर हॉर्टिकल्चर भी है, इसी जगह पे मैंने थोड़ी सी फिशेस भी पाल ली, या पोल्ट्री फार्म भी खोल लिया, समझ रहे हो। मिक्स क्रॉपिंग मतलब अलग अलग क्रॉप्स, एक ही फील्ड में दो क्रॉप लगा ली। यहाँ पे क्रॉप्स लगाने की बात नहीं हो रही है। ये व्हीट और राइस, आप सिर्फ व्हीट लेके चलो, चलो एक सीजन की बात कर लेते हैं। व्हीट भी लगाया, मेरे पास एनिमल्स भी हैं, उसके साथ साथ मेरे पास हॉर्टिकल्चर भी है, सब कुछ है साथ, ठीक है ना। और इसी के साथ एक चीज और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, किसी सीजन में मैंने क्या लगाया, ग्राउंड नट भी लगाया। अब देखो मेरे पास क्या है, बुल्स भी है फॉर एग्जाम्पल। अब मेरे पास काउज हैं अगर, तो बुल्स भी होंगे अगर मैं मिल्क प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरे पास खेत है तो मैंने क्या बनाया, ग्राउंड नट लगाया। तो मैंने क्या किया, ग्राउंड नट से मैंने ऑयल निकालने लगा, ठीक है ना। आपने सुना होगा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। अब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कैसे निकलता है, आपने सुना होगा कोलू हिंदी में, ठीक है ना। तो बुल्स के थ्रू मैंने एक सर्कल बना लिया, वहां पे एक कोलू लगा दिया, और यहाँ पे कंटिन्यूसली सर्कल में कौन मूव कर रहा है, मेरे बुल्स मूव कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। खेतों में हमने सब कुछ लगा के रखा हुआ, तो हमारा जो वेस्ट है उसको हमने क्या कर दिया, 0% कर दिया। हर चीज का हम वहीं पे यूज कर रहे हैं, तो एक तरीके से हमने क्या किया, सस्टेनेबल भी हो गए हम, और हमारी इनकम भी क्या हो गई, एक इनकम जो हो गई, डिफरेंट इनकम की वजह से हमारी इनकम भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। सिंपल है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग और मिक्स फार्मिंग में या क्रॉप रोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। मिक्स फार्मिंग का मतलब वो ये होता है कि क्या, इंटर क्रॉपिंग मैंने पढ़ाया है क्या, इंटर क्रॉपिंग नहीं था वो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो इंटर क्रॉपिंग नहीं था टर्म, वो रिले क्रॉपिंग था, इंटर क्रॉपिंग नहीं था। इंटर क्रॉपिंग कोई टर्म नहीं पढ़ाया है मैंने, पढ़ाया है क्या कहीं पे, इंटर क्रॉपिंग कोई टर्म नहीं पढ़ाया है मैंने, ठीक है ना। वो रिले क्रॉपिंग था कि आपको अगली वाली की हार्वेस्टिंग करने के पहले आपने उसको शोइंग कर ली,
ठीक है ना, वो अलग चीज़ है, वो चीज़ मैंने इंटरक्रॉपिंग कहीं नहीं पढ़ाई, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब सबको समझ में आ गया। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब सिंपली होता है कि ये मेरी फील्ड थी, यहाँ पे मैंने लगाया व्हीट, यहाँ पे मैंने लगाया व्हीट और यहाँ पे लगा दिया फॉर एग्जांपल कॉटन। अब देखो यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग क्यों करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग किसान क्यों करता है कि मान के चलो देखो दोनों की वाटर रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। इसके लिए अगर मुझे 30 सेंटीमीटर वाटर चाहिए तो इसके लिए 15 सेंटीमीटर वाटर चाहिए, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल बारिश उस साल कितनी हुई, सिर्फ मेरी कैपेसिटी पंप के थ्रू, ये मेरे पास एक पंप भी है, ठीक है ना। अच्छे से आप ध्यान से समझ लो, बार बार कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, दोनों चीजें। एक मिनट, रिले के पीछे वाली स्लाइड, अच्छा इसमें इंटरक्रॉपिंग लिखा है, ठीक है दोनों है। एक मिनट, ये इंटरक्रॉपिंग और, सॉरी मैं मुझे लगा मैंने मिक्स्ड लिखा है, मिक्स्ड क्रॉपिंग दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। एक ही फील्ड पे एक ही टाइम पे आपने दो चीजें लगाई, ठीक है ना, कंफ्यूज हो गया था मैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, वही समझा रहा हूं मैं अब आप। इंटर क्रॉपिंग का मतलब है सेम फील्ड में एक ही टाइम पे दो चीजें लगाना, जो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो वीट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 30 सेंटीमीटर अपने पूरे ग्रोइंग पीरियड में, ठीक है ना। कॉटन की रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, अलग अलग है, ठीक है ना। आप ये रियल डाटा नहीं है या एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहा हूँ। मेरी पंप की कैपेसिटी कितनी है कि मैं इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा कितना पानी दे सकता हूँ एक सीजन में, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो अब देखो अगर रेनी सीजन है, जब रेन आई तो कितनी रेन आई पहले, अगर मान के चलो सिर्फ आ गई कितनी, 10 सेंटीमीटर, कितनी रेन आ गई 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर आएगी तो मेरी जो ये वीट की फसल होगी ना, फर्स्ट केस, ये केस 1 है, तो मेरी वीट की फसल क्या होगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी, पर कुछ ना कुछ किसान को प्रोड्यूस मिल जाएगा। इसलिए किसान मिक्स्ड क्रॉपिंग करता है जब उसके पास इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। दूसरा, अब अगर दूसरा केस लेते हैं, अगर रेन कितनी हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 25 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो कॉटन की जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा रेन हो गई, तो दूसरे केस में क्या होगा, मेरी कॉटन की पूरी खत्म हो जाएगी, पर वीट से मुझे कुछ ना कुछ इनकम आ जाएगी। ये किसान कब करता है, जब उसके पास इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। ठीक है आगे चलें। मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मैंने आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम समझा दिया अच्छे से, अब उसी के की फीचर्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इम्प्रूव्स इनकम जनरेशन, ठीक है ना, इम्प्रूव इनकम जनरेशन। देखो अभी मैंने कहा क्या कहा था, आपने फिशरी कर ली, पोल्ट्री कर ली, लाइफ स्टॉक मतलब आपने एनिमल हस्बेंड्री या कुछ भी कर लिया, तो लाइफ स्टॉक भी है आपके पास, एग्रो फॉरेस्ट्री कर ली, तो उससे क्या हुआ, आपकी इनकम जनरेशन हुई, ठीक है ना, आपकी एफिशिएंसी, और आपने अपने रिसोर्सेज को क्या किया, एफिशिएंटली यूज कर लिया, है ना। आपकी न्यूट्रिएंट साइकिल, मैंने आपको कहा ना कि काउ डंग का आपने कहाँ पे यूज कर लिया, आपने वापस से फार्म में यूज कर लिया, तो वो भी तो आपके लिए क्या हो गई, एक तरीके से आपके पास जो था उसको आपने वापस से यूज कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, रिस्क मिटिगेशन, ठीक है ना। अगर मान के चलो किसी साल आपकी फार्मिंग का प्रोड्यूस अच्छा नहीं आया, ठीक है ना, कोई भी रीजन हो सकता है आपकी फसल में ज्यादा इंसेक्ट्स लग गए, तो आपको अच्छा नहीं मिला, तो भी क्या होगा आपका, जब आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम रहेगा तो कहीं ना कहीं से आपको जो इनकम है वो कहीं ना कहीं जनरेट हो जाएगी। तो डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन एंड इनकम सोर्स थ्रू आईएफएस कैन, integrated farming system can help farmers mitigate risk associated with weather fluctuation, market market fluctuation, रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाएगी आपकी, डिसीज आउटब्रेक इफेक्टेड इन अ सिंगल, अगर आपने सिर्फ वीट लगाया और कुछ भी नहीं किया वहां पे,
तो अगर वेदर खराब हुआ तो, और अगर वीट की फसल आपकी खराब होगी तो आपका इनकम बिल्कुल जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उसको भी हमने कम 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 कर लिया। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी आपकी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अभी पीछे समझा के आ चुका। ठीक है ना, आपका जो वेस्ट था एक तरीके से जिसको आपको फेंकना था, उसका भी आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो जब उसका भी यूज कर लिया तो एक तरीके से हमने सस्टेनेबल इन्वायरमेंट कर। आपने कार्बन फुटप्रिंट का मतलब पता है आप लोगों को? अभी आपने इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ी होगी तो कार्बन फुटप्रिंट हो गया। ठीक है ना, आपने सुना होगा सेल्फ सस्टेनेबल सिटी। सेल्फ सस्टेनेबल मतलब जो भी चीजें उसकी रिक्वायरमेंट है वो अपने से ही प्रोड्यूस कर लेता है और खुद ही कंज्यूम कर लेता है ना। ये सारी टर्म्स, तो वो सारी चीजों का यूटिलाइज, हर चीज को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बिल्कुल कंप्लीटली थ्योरेटिकल है ना। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस। ठीक है ना, अब मैंने कहा ना, आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपने बहुत कंट्रोवर्सी सुनी होगी कि क्या होता है, जितने भी बुल्स होते हैं या जो काफ्स होते हैं उनको क्या करते हैं, जो भी मिल्क इंडस्ट्री है या फिर जो डेयरी इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री नहीं बोलना चाहिए, एग्जैक्ट टर्म डेयरी इंडस्ट्री है, वो इनको मार देती है। ठीक है ना, तो इसका हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? अब आपको बार बार साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि हमें कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करना चाहिए। ठीक है ना, तो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ी रहती है अगर आप क्या यूज करोगे, कोल्ड प्रेस। तो इन काफ्स का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोलू का बैल। ठीक है ना, वहां से अगर हम उनका ऑयल में यूज करेंगे तो हमको उनको एक तरीके से उनका मारना नहीं पड़ेगा। पहले तो जो बुल्स होते थे उनका हम कहाँ पे यूज कर लेते थे, ट्रैक्टर्स उनका काम ले लिया। एक मिनट, बुल्स को किसने रिप्लेस कर दिया, ट्रैक्टर्स ने रिप्लेस कर दिया। तो उनका यूज नहीं है तो लोग क्या करते हैं, उनको अलग कर देते हैं। ठीक है ना, तो वापस से हम उनका यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम उनका वापस से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो उनको मारना पड़ता है उसको भी हम यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है ना, तो एक तरीके से क्या हो जाएगी, ये सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ integrated farming system requires farmers to process knowledge and skills in multiple agriculture domains. Training and capacity building initiative empowering farmers to adopt and adapt IFS practice efficiently. ठीक है ना, मोहिनी जी ने क्या पूछा, फिर से क्वेश्चन रिपीट करो आप अपना। क्या पूछ रहे हो आप, फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। हाँ, ऑयल्स ना, मैंने अभी आपको कहा ना कि आपने खेत में क्या बना लिया, ग्राउंड नट्स। ठीक है ना, ग्राउंड नट्स लेके आ गए आप। ठीक है ना, ग्राउंड नट्स आपने प्रोड्यूस कर लिए, या फिर उसको मतलब उसकी एग्रीकल्चर में उसको। ठीक है, तो कल मैं एक इमेज लगा दूंगा, जो बुल्स होते हैं ना। ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम उसमें, आपने देखा होगा कि आजकल लोग खुद का ऑयल निकलवाते हैं जाके। ठीक है ना, अपने यूज करने के लिए मूंगफली खरीद ली या ग्राउंडनट ले लिया, मूंगफली को ही ग्राउंडनट बोलते हैं। ठीक है ना, और उसको जाके खुद से उसका तेल निकलवाया और उसको उसको यूज किया किसमें, रोज की सब्जियों में। सब्जी बनाते हैं या कोई चीज तलते हैं, हम ग्राउंडनट अभी क्या खरीद के लाते हैं, मार्केट से लेके आते हैं। वो सब कैसे रहते हैं, हॉट प्रेस्ड रहते हैं। तो हॉट प्रेस्ड होने की वजह से उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है ना, और एक बार हीटिंग हो जाती है तो क्या होता है, कार्सिनोजेनिक्स हो जाते हैं उसमें। ठीक है ना, तो कैंसर कॉजिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ऑयल्स को हम अपने धीरे धीरे कैसे रिप्लेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करेंगे तो हमारे पास जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे क्या क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है या जो भी चीजें होती हैं। ठीक है ना,
इसलिए मैं कल एग्जाम्पल एक इमेज लगा दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। चलो, अब नेक्स्ट है आपको, मैंने वैसे तो आपको जल्दी जल्दी एक बार इरिगेशन सिस्टम पूरा समझा के, वो इरिगेशन पूरा समझा के रखा था क्लासिफिकेशन करके, तो अब ये व्हाइट स्लाइड इसलिए है कि मैं आपको एक बार फिर से उसको, उसका पूरा चार्ट बनाना है मुझे आपके लिए और फिर से आपको समझाना है, ठीक है ना। तो देखो, इरिगेशन, ठीक है ना, एक बार हम चार्ट बना चुके हैं, आप इसको चार्ट से ही याद करोगे, मैं पूरा बता रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है मैं बीच में कहीं पे भूल जाऊं, तो आप मुझे याद दिलाना। इरिगेशन में मैंने क्या कहा था, दो तरीके के इरिगेशन होंगे। सबसे पहले सरफेस इरिगेशन और दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन। अरे राइटिंग अच्छी नहीं रही, एक बार फिर से लिखता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले बात आई इरिगेशन की, तो इसमें इसको दो पार्ट में मैं सबसे पहले कैसे क्लासिफाई कर सकता हूँ। एक हो गया सरफेस इरिगेशन और दूसरा कैसा हो गया आपका, सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है ना। आपके पास पेन कॉपी हो ना, तो आप बनाते चलना, क्योंकि मैं ऊपर से मिटा दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले इरिगेशन लिखो, उसमें लिखो सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन। आप सिंपल इसका मतलब समझना, सरफेस इरिगेशन का मतलब क्या होता है। सरफेस इरिगेशन का मतलब होता है जब भी हम अपनी फील्ड पे, सॉइल पे, मान के चलो ये फील्ड है, तो इस पे सरफेस पे वाटर अप्लाई कर रहे हैं। वाटर की एप्लीकेशन कहाँ पे हो रही है, सरफेस पे। वाटर की एप्लीकेशन कहाँ पे हो रही है, सरफेस पे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन का मतलब क्या होता है, मान के चलो ये आपकी फील्ड है और यहाँ पे कोई प्लांट लगा है, इसके जो रूट्स है ना, इसके जो ये रूट्स हैं, इस पे जब हम वाटर को अप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन का एग्जांपल हमारे पास क्या है, ड्रिप इरिगेशन। क्या है हमारे पास, ड्रिप इरिगेशन। और इधर पे जितने सारे इरिगेशन अभी आएंगे, जितने भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, फ्लड इरिगेशन हो गया, वो सब किसके आएंगे, सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस और सरफेस इरिगेशन के बीच में सिर्फ आपको इतना डिफरेंस पता होना चाहिए कि सरफेस इरिगेशन का मतलब होता है हम सरफेस पे वाटर अप्लाई करते हैं, और सब सरफेस का मतलब होता है कि हम अपने रूट्स में, टैंक क्यों लिख रहे हो आप, टैंक का मतलब क्या है, टैंक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, वो हम आगे जाएंगे, वो अगला क्लासिफिकेशन। यहाँ पे सिंपल मतलब इतना है कि एक चीज में आपने सरफेस पे पानी अप्लाई कर दिया और दूसरी चीज में आपने रूट पे पानी को डायरेक्टली अप्लाई किया, जहां से प्लांट्स पानी को कंज्यूम करते हैं। पानी, जो भी प्लांट्स और ट्रीज हैं वो वाटर को कहाँ से कंज्यूम करते हैं, कैपिलरी के थ्रू, सरफेस टेंशन के थ्रू। हाँ, सरफेस में टैंक का एग्जांपल आएगा, पर वो आगे क्लासिफाई करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझना है। टैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि ये जो मेरी पास फील्ड थी, उसमें मैंने सरफेस पे वाटर को अप्लाई किया, तो वो है सरफेस इरिगेशन। प्लांट की रूट को अप्लाई किया पानी को डायरेक्टली, जहां से यूज करता है सरफेस कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है ना भाई। ये कोई ट्री है मान के चलो, ठीक है ना, इसके नीचे इसकी रूट्स हैं, तो इसके टॉप मोस्ट पार्ट पे पानी कैसे पहुंचेगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू पहुंचेगा, यहीं से पानी को कंज्यूम करता है। तो मैं पानी को डायरेक्टली जब यहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ जहां से वो कंज्यूम करता है, ये आ गया ग्राउंड आपका। यहाँ ना वाटर अप्लाई करके, वाटर को कहाँ अप्लाई किया, यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं हम, सब सरफेस इरिगेशन। क्लियर हो गया मतलब। आगे बढ़ूं, आगे मत भागो, जितना मैं अभी समझा रहा हूँ उतना समझो, फिर आगे चलेंगे उसके। क्योंकि मेरे पास कोई नोट्स नहीं होते हैं या कोई भी स्लाइड में देख के नहीं पढ़ाता हूँ, पहले पढ़ाता हूँ फिर स्लाइड ओपन करता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आपने सरफेस और क्या पढ़ लिया आपने, सब सरफेस इरिगेशन। अब देखो दूसरा आएगा इसमें, इरिगेशन का अगला क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, अगला क्लासिफिकेशन हो सकता है आपका फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। अगला क्या हो सकता है आपका, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन।
फ्लो इरिगेशन का मतलब क्या है? फ्लो इरिगेशन में आप किसका यूज कर रहे हो? ग्रेविटी का यूज कर रहे हो। किसका यूज कर रहे हो आप? ग्रेविटी का। ग्रेविटी का मतलब क्या है? ग्रेविटी सिंपल अगर हम समझे तो किसी चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो अब देखो कैसे यूज कर रहे हैं। आपके घरों में नल में जो पानी आता है वो भी ग्रेविटी की वजह से ही आता है ना। आपने ऊपर पानी भर के रख दिया एक बार टंकी में, ठीक है ना, टंकी में आपने पानी भर के रख दिया, अपना नल खोला तो पानी आ गया। जिसके यहाँ म्यूनिसिपैलिटी से पानी आता होगा या पंप भी लगा होगा आपके घर में, बोरिंग का पानी भी आता होगा, तो आप ऐसा नहीं होता कि नल में पानी यूज करना है तो आपने मशीन चालू करी और पानी यूज की। आप क्या करते हो? पहले टंकी में पानी भर देते हो फिर उसका यूज करते हो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप इरिगेशन के टाइम पे अगर आपने एक भी बार पंप यूज कर लिए या वेल का यूज कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन का मतलब क्या है? आपने ग्राउंड वाटर को बाहर खींचा और फिर क्या किया? आपने उसको फील्ड पे अप्लाई किया। और यहाँ पे फ्लो इरिगेशन का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई तालाब है, ठीक है ना, लेक है, ये क्या है? एक लेक है। और आपकी फील्ड इससे 30 मीटर्स नीचे है। यहाँ पे मेरी क्या है? ये एक फील्ड है। देखो अब जब मुझे इस फील्ड पे पानी अप्लाई करना होगा ना तो मुझे कहीं से लिफ्ट नहीं करना है। मैं क्या करूंगा? यहाँ से एक नाली बना दूंगा, यहाँ से वाटर फ्लो करके मेरे पास आ जाएगा और मैं अप्लाई कर दूंगा। क्लियर हुई बात? इसको बोलते हैं हम फ्लो इरिगेशन। क्लियर हो गया? लिफ्ट इरिगेशन है मतलब आपने पानी, आप अपने घर में जो पानी यूज कर रहे हो ना उसको समझ लो वो एक तरीके से क्या है? लिफ्ट वाटर है। आपने पानी को टंकी में भरा और टंकी से फिर यूज किया। कैनाल के इरिगेशन का एग्जांपल मत लो ना, अभी अब मैं आपको समझा रहा हूँ। कैनाल इरिगेशन जब आप कर रहे हो तो वो कुछ भी हो सकता है, फ्लो भी हो सकता है और लिफ्ट भी हो सकता है ना। मान के चलो अब आप कह रहे हो कि कैनाल इरिगेशन को मैंने फ्लो का एग्जांपल दे दी, वो फ्लो नहीं होगा, वो लिफ्ट इरिगेशन मानेंगे। क्यों? या लिफ्ट इरिगेशन ही फ्लो भी हो सकता है। कैसे? मान के चलो मैंने कैनाल में पानी डाला कहीं से लिफ्ट करके, पंप का यूज करके, तो फिर क्या बोलोगे आप? उसमें मैंने नदी से पानी नहीं डाला तो, ठीक है ना। तो दोनों हो सकते हैं, इसलिए एक जगह पे पर्टिकुलर जंप नहीं करो। हाँ, 90% केसेस में, 99% केसेस में जो कैनाल इरिगेशन, वो मुझे अगले स्टेप में बताना है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। कैनाल इरिगेशन जो होगा वो कैसा होगा? फ्लो इरिगेशन होगा। कैनाल इरिगेशन आपका कैसा होगा? 99% केसेस में कैसा होगा? फ्लो इरिगेशन होगा। ठीक है ना। हम रिवर का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? ये कोई रिवर है, यहाँ से हमने एक कैनाल बना ली, फिर उससे एक और छोटी कैनाल बना ली, फिर उससे और छोटी कैनाल बना के हमारी कहाँ पे आ गई? ये फील्ड पे आ गई। ठीक है ना, ऐसे। तो ये कौन सा फ्लो, कौन सा इरिगेशन हो गया हमारा? फ्लो इरिगेशन। आशुतोष जी बिल्कुल सही कहा, पर वो अगला स्टेप है। कैनाल इरिगेशन किसका एग्जाम्पल है? फ्लो का। पर क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़ लोगे जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। कैनाल इरिगेशन किसका एग्जाम्पल है? फ्लो इरिगेशन। तो लिफ्ट और फ्लो का मतलब समझ गया, आ गया। हमारे यहाँ क्या होता है ना, एमपी में, अब मुझे बिहार में कैनाल सिस्टम कैसा है मुझे नहीं पता, एमपी में सबसे ज्यादा किससे फार्मिंग होती है या इरिगेशन होता है? वेल से। आपने पढ़ा भी होगा जब आपने ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे एमपी की, है ना। वेल इरिगेशन हमारे यहाँ सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? लिफ्ट इरिगेशन। किसका एग्जाम्पल है ये? लिफ्ट इरिगेशन। क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब देखो अगली चीज, अब एक हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। पहला कौन सा पढ़ा हमने? सरफेस एंड सब सरफेस। आपको याद रखना है सब सरफेस में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो क्या है आपका? ड्रिप इरिगेशन। ठीक है ना। और दूसरा पढ़ लिया आपने फ्लो एंड लिफ्ट इरिगेशन। अब अलग अलग टाइप के इरिगेशन आते जाएंगे। देखो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला मैंने कहा फ्लड, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इरिगेशन। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया कंट्रोल्ड इरिगेशन। तीसरा मैंने आपको दिया क्या एग्जांपल? आपको फरो इरिगेशन। ये सब मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ। चौथा मैंने आपको दिया ऑर्चिड इरिगेशन। कौन सा? ऑर्चिड इरिगेशन।
5वां मैंने आपको एग्जांपल दिया ऑर्चर्ड इरिगेशन के बाद, स्प्रिंकल इरिगेशन। 6th मैंने आपको एग्जांपल दिया ड्रिप इरिगेशन का। चौथा मैंने आपको किसका एग्जांपल दे दिया, ड्रिप इरिगेशन का। तो फ्लड इरिगेशन का मतलब क्या है, जो मेरी फील्ड है उसको मैंने सीधे क्या कर दिया, पानी दे दिया डायरेक्टली, कोई कंट्रोल नहीं है मेरा कितना पानी दे रहा हूं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी है। फ्लड इरिगेशन में प्रॉब्लम क्या होगी, मान के चलो ये मेरी फील्ड है और मैंने पाइप यहाँ पे लगा दिया, ये मेरा वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो देख रहे हो आप यहाँ पे ज्यादा पानी आ जाएगा और जब यहाँ पे फ्लो करता रहेगा तो यहाँ पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा और लास्ट तक पानी जाते जाते बहुत कम हो जाता है। समझ में आ रही है ये बात, जहां से पाइप स्टार्ट होगा आपने भी देखा है मिट्टी पानी सोखेगी, तो इनिशियली पानी ज्यादा लग जाएगा और लास्ट तक जाते जाते पानी कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, शुरुआत वाली फसल भी खराब हो जाएगी और आखिरी वाली भी खराब हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल्ड इरिगेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे, यहाँ से मेरी पाइप आ रही थी, मैंने यहाँ पे एक लेवी बना दी, यहाँ पे भी एक लेवी बना दी। जब यहाँ पे पानी भर गया तो मैंने इस पाइप को यहाँ लगा दिया, जब यहाँ पे भी पानी भर गया तो इस पाइप को मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये मेरा कैसा इरिगेशन हो गया, कंट्रोल्ड इरिगेशन हो गया। फरो इरिगेशन में आपको पहले ही एग्जांपल बता चुका हूँ। फरो एग्जांपल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा फील्ड है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे और यहाँ पे एक ड्रेन्स बना दी, ठीक है ना, और यहाँ पे दो मेन पाइप्स हैं। ये जो मैंने बनाई ये दोनों कैसे हैं, मेन पाइप है, और ये क्या है, मेरी ड्रेन्स है, ठीक है ना। तो इस पाइप से मैंने पानी छोड़ा, ठीक है ना, तो ये पूरे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, छोटे छोटे अपनी वेजिटेबल्स लगा दी, ठीक है ना। तो मैंने पूरी फील्ड को गीला नहीं किया, फील्ड के एक छोटे से सेक्शन को यूज किया। तो अब मैंने यहाँ से पानी छोड़ा, जब इस पे जाएगा पानी तो यहाँ से बहते हुए जाएगा और यहाँ से मैं इसको वापस से कलेक्ट करके रीयूज कर सकता हूँ। इसको क्या कर सकता हूँ मैं, रीयूज कर सकता हूँ, पानी मेरा वेस्ट नहीं होगा, जाके ग्राउंड वाटर टेबल पे इंट्रोड्यूस नहीं हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना कि सबसे बड़ा लॉस कौन सा होता है, इवेपोरेशन का लॉस होता है। और इवेपोरेशन का लॉस कब होगा, जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा। पूरी फील्ड गीली करूंगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, कम फील्ड गीली करूंगा, थोड़ी सी फील्ड गीली करी तो कम पानी यूज होगा, तो मैं अपने पानी को प्रॉपरली यूज कर पाऊंगा। और इरिगेशन इंजीनियरिंग का मतलब ही यही होता है कि पानी को हम कम से कम यूज करें और हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया आपका क्या, ऑर्चर्ड इरिगेशन। ऑर्चर्ड इरिगेशन मैंने आपको क्या बताया था किसके लिए यूज होता है, ट्रीज वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है ना। ऐसे सर्कल बना के यहाँ पे पानी भर देते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑर्चर्ड इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन आप सबको पता है, ठीक है ना। स्प्रिंकलर्स यूज करते हैं, पीस वगैरह के लिए यूज होता है, पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह पे आपको नोजल्स लगाने पड़ते हैं और पंप्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना, प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है स्प्रिंकल इरिगेशन के टाइम पे। और अगला आ गया आपका ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट कहाँ पे, प्लांट के रूट्स में वाटर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर आपसे मैं बोलूं तो फ्लड इरिगेशन क्या क्या हो सकता है, पहले वाले में जाते हैं, सरफेस इरिगेशन और क्या बोलते हैं, पहला वाला क्या पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन, हाँ फलोरिक इरिगेशन में वापस से रिपीट कर दूंगा अच्छे से। अब मैं आपको इनको क्लासिफाई करने बोलूँ अगर, ठीक है ना, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन में अगर क्लासिफाई करने बोलूँ तो क्या करोगे आप, पहले के 5 जो लिखे हैं, नहीं क्लासिफिकेशन करने बोला हूँ, राइस वगैरह की बात छोड़ दो, वो अलग अलग एग्जाम्पल है, वो आगे आएंगे, अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि जितने भी मैंने यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम लिखे हैं इसमें से सरफेस इरिगेशन कौन कौन से हैं, बार बार मैंने अभी रिपीट किया, इसमें से सरफेस इरिगेशन कौन कौन से हैं, 1 से लेके 5 तक। सिर्फ सब सरफेस इरिगेशन कौन सा है आपका, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है ना। अब बात करो फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन की। अगर फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन में करना हो तो
दोनों में से कहीं पे भी कोई भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप कैनाल से पानी लेके आ रहे हो तो उसको फ्लो इरिगेशन मान लोगे, और अगर आप पंप से पानी लेके आ रहे हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, लिफ्ट इरिगेशन। तो इन तीनों को हम, इन 6 के 6 को हम किस में एग्जांपल में दे सकते हैं, लिफ्ट में भी एग्जांपल में दे सकते हैं, और क्या बोलते हैं, फ्लो में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। पर सब सरफेस का सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो है ड्रिप इरिगेशन। वो क्या है, ड्रिप इरिगेशन। क्लियर हो गया। अब देखो ड्रिप इरिगेशन सबसे एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह नोजल लगानी पड़ती है आपको, हर रूट के पास नोजल लगानी पड़ेगी। या मान के चलो 3-4, ड्रिप इरिगेशन सबसे महंगा क्यों है, मान के चलो मेरा एक प्लांट ये है, एक प्लांट यहाँ पे है, एक प्लांट यहाँ पे है, और एक प्लांट यहाँ पे है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे मिनिमम एक नोजल तो देना ही पड़ेगा ड्रिप इरिगेशन, और ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। ये मेरा ग्राउंड लेवल, ये 3D फिगर बनी है, ठीक है ना। ये एक तरीके से ऐसे 3D बना है, ठीक है ना। ये मेरा ग्राउंड सरफेस है, सॉरी ग्राउंड लेवल है मेरा, ये मेरा ग्राउंड लेवल है पूरा, हर जगह पे, ठीक है ना। तो एक नोजल तो मिनिमम देनी ही पड़ेगी 4-5 रूट्स के बीच में, तब तो यहाँ पे टप टप करके पानी गिरेगा, ड्रिप ड्रिप करके, और सारी रूट्स पानी को कंज्यूम कर पाएंगे। हाँ इसलिए, ठीक है ना। तो ड्रिप इरिगेशन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब मुझसे किसी ने अभी पीछे क्या पूछा था आपने मुझसे, फरो इरिगेशन ना, फरो इरिगेशन को मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो देखो फरो इरिगेशन क्या है, समझ लो अब ये मेरी फील्ड है, ठीक है ना, ये मेरी फील्ड है, ठीक है ना। अब इस फील्ड में मैंने क्या किया, एक पतली सी, एक ड्रेन नंबर 1, ये मेरी क्या है, ड्रेन 1, और ये क्या है मेरी ड्रेन 2। इसको ऐसे 3D फिगर समझना, ठीक है ना। इसको आप ऐसे 3D फिगर समझना, फील्ड को मैंने 3D में दिखाया ऐसे, ठीक है ना। ये एक तरीके से 3D फिगर है पूरे, ठीक है ना। तो ये है मेरी ड्रेन नंबर 1, और ये है मेरी ड्रेन 2, ड्रेन 1, और ये है मेरी ड्रेन नंबर 2, ड्रेन 1 एंड ड्रेन 2। और यहाँ पे मैंने क्या कर लिए, मैंने वेजिटेबल्स लगा दिए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वेजिटेबल्स लगा दी। ये मेरी क्या लगी हुई है, वेजिटेबल्स लगी हुई है, ये मेरी क्या लगी है, वेजिटेबल्स लगी है। अब देखो मैं क्या करूंगा, अगर मान के चलो ये मेरी यहाँ पे मेन पाइप है, ठीक है ना, ये मेरी कैसी है, मेन पाइप है जो कैनाल से जुड़ी हुई है। ये मेन पाइप कनेक्टेड टू कैनाल, डबल एन लिख गया है, एक एन आएगा, ठीक है ना, कनेक्टेड टू कैनाल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से पानी आएगा तो मैं किस पे कनेक्ट कर दूंगा, इस पे कनेक्ट कर दूंगा, और इस पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखो पूरी फील्ड करने, गीली करने की जगह मैंने सिर्फ कहाँ पे, इन ड्रेन्स को भर दिया, इन ड्रेन्स को भर दिया। ये ड्रेन इस शेप में होती है, अगर इसका सामने से फिगर बनाए तो ड्रेन्स ऐसी होंगी, यहाँ अंदर की तरफ क्रॉस बनाया है, मतलब अंदर की तरफ पानी जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से, और यहाँ बीच में मेरा मान के चलो ये ट्री लगा था, यहाँ पे कोई मेरा प्लांट लगा है, उसके ये रूट्स है। तो देखो यहाँ से पानी चला जाएगा ना इस पे, रूट्स पे, क्लियर हुई। देखो रूट्स पे पानी जा रहा है, ये मेरी वेजिटेबल है कोई, अगर मैं आपको उसको साइड से दिखाऊं, सामने से, क्लियर हुआ, पानी जा रहा है रूट्स में, ये ड्रेन के थ्रू दोनों साइड, ये गहरी रहती है ड्रेन्स, अंदर की तरफ पानी चला जाएगा, किसमें, रूट्स में चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या कहा था, पानी का मैं रीयूज कैसे कर सकता हूँ, एक मैं क्या करूंगा, एक और ना यहाँ पे ड्रेन बना दूंगा, तो यहाँ से जो पानी बह के यहाँ आएगा, और इस पानी को मैं अगले फार्म में भी अपने भेज सकता हूँ, या अगली फील्ड में इसको भेज सकता हूँ, इसी पानी को वापस से एक बार यहाँ से गीला कर दिया, सब्जियों को अच्छे से पानी दे दिया, और फील्ड में आगे भेज दिया। क्लियर हो गई बात सबको। इसलिए मैं इसमें पानी का वेस्टेज हम धीरे धीरे करके कम कर देते हैं, और फिर उसके बाद अगर पानी को कम सरफेस पे अप्लाई करेंगे तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, इवेपोरेशन इस केस में क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो हमारा वाटर का जो वेस्टेज है, वाटर वेस्टेज, वो भी क्या हो जाएगी हमारे लिए, लो हो जाएगी। क्लियर हो गई बात।
ठीक है, ये सारे अब वही लिखा है। अब यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया, तो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, हर किसी को पता है सोर्सेज क्या हो सकते हैं। या तो रेनफॉल होगी, वो हमारे लिए सोर्स ऑफ इरिगेशन हो सकता है, या फिर हमारे लिए क्या हो सकता है, सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में कुछ भी हो सकता है, लेक्स हो सकते हैं या फिर हमारी रिवर्स हो सकती है। ठीक है ना, किसके थ्रू हम वाटर को सप्लाई कर देंगे, कैनाल के थ्रू। कैनाल सिस्टम आपका मेनली कैसा है, आपका फ्लो सिस्टम है, फ्लो इरिगेशन सिस्टम है। फ्लो और लिफ्ट में कैनाल कैसा एग्जांपल है, आपका फ्लो है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ग्राउंड वाटर हो सकता है आपके लिए, टैंक्स एंड पॉन्ड्स पीछे एग्जांपल लेके आ गए हम। ठीक है ना, वो सरफेस वाटर में ही आएंगे। ठीक है ना, एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करने के लिए सब फालतू बातें लिखी हुई। अगर आपने डैम्स और रिजर्वायर में भी पानी रखा है रिजर्व करके, तो वो भी किस में आ जाता है, एक तरीके से सरफेस वाटर ही है वो आपकी। ठीक है ना, सरफेस वाटर या फिर रेन वाटर। ठीक है ना, सरफेस वाटर और रेन वाटर दो ही चीजें हैं, तीन ही चीजें होती हैं, एक बार ध्यान रखना। रेन वाटर, सरफेस और ग्राउंड वाटर, तीन ही चीजें हैं। अब क्या है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें लिखनी थी, नोट्स बनाने थे, तो हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ठीक है ना, डैम और रिजर्वायर से आपका सोर्स हो सकता है इरिगेशन का, टैंक्स और पॉन्ड्स हो सकते हैं, ये हम बनाते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, आप समझे नहीं मेरी बात को। इरिगेशन मान रहा हूँ कि इट इज एन आर्टिफिशियल मेथड टू अप्लाई वाटर टू द हमारे ट्रीज या प्लांट्स। ठीक है ना, बिल्कुल मान, पर ऐसा नहीं होता है, 100% हम उस पर डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है ना, अब देखो कैसे होता है। मान के चलो, मुझे अभी मैंने आपको पंजाब का एग्जांपल दिया था कि भाई हम कुछ ना कुछ हद तक रेनफॉल पे डिपेंड रहेंगे। कैसे, मान के चलो मुझे किसी को भी, मान के चलो शुगर केन है। ठीक है ना, शुगर केन, ठीक है ना, तो उसमें टोटल मुझे कितना पानी चाहिए पूरे टाइम पे, 120 सेंटीमीटर। तो इसमें से क्या करेंगे, ये मुझे टोटल इरिगेशन चाहिए अपने को, पूरा का पूरा शुगर केन को अच्छे से ग्रो करने के लिए, कि हार्वेस्ट तक करने के लिए। तो इरिगेशन के टाइम पे रेनफॉल का कंट्रीब्यूशन मैं मान लूंगा कि इसमें से कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो बाद में बाकी कितना बचा मेरे पास, उसके बाद 70 सेंटीमीटर, ये मैं अलग अलग सोर्स से लाऊंगा, इसको मैं किससे मान लूंगा, रेन से। तो वो भी एक तरीके से इरिगेशन ही हुआ, पूरा वो इरिगेशन सिस्टम है, सोर्स ऑफ इरिगेशन है। ठीक है ना, अब आप पूछ रहे हो कि रेनफॉल को, हाँ, वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट हो गए, तो वो भी तो इरिगेशन ही हुआ ना। अब मान के चलो, देखो एक चीज और देखो, रेनफॉल रेनी सीजन आए, भाई आपने पॉन्ड्स, लेक्स और डैम्स भी तो बना के रखे ना। डैम बना के रखा, इसमें आपने रेन वाटर कलेक्ट कर लिया, तो रेन पे डिपेंडेंट तो होना आप कहीं ना कहीं। अल्टीमेटली हमारे पास पानी कहाँ से आ रहा है, रेनफॉल से आ रहा है। अगर आपने रेनफॉल को कलेक्ट करके उसको बाद में यूज कर लिया, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि ये रेनफॉल का पानी नहीं है। कर रहे हो आप आर्टिफिशियल तरीके से, एकदम 100% नेचुरल नहीं, पर उसमें भी रेनफॉल का कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ है। आप मेजर करके रख रहे हो कि अगर इतना पानी गिर गया तो मैं कम इरिगेट करूंगा और कम इरिगेट करूंगा। ठीक है ना, जब हम इरिगेशन इंजीनियरिंग करते भी है ना, तो उसमें इस टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं सीआर से, उसको हम बोलते हैं क्यूम्यूलेटिव रेनफॉल। ठीक है ना, बहुत डीप में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। सीआर टर्म से यूज करते हैं, जो बारिश होती है ना, उसको हम किस टर्म से यूज करते हैं, क्यूमुलेटिव रेनफॉल। क्यूमुलेटिव रेनफॉल का मतलब शोइंग से लेके किसी भी प्रोड्यूस की हार्वेस्टिंग तक कितना पानी गिरेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव रेनफॉल। उसका भी पार्ट होता है, उसके बाद हम उसको इरिगेट करते हैं। ठीक है ना, फील्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको लीचिंग रिक्वायरमेंट भी होती है फील्ड में। ठीक है ना, आपने सुना होगा किसी किसी उसमें, बंजर जमीन सुनी है आपने, ठीक है ना, बैरन लैंड्स। ठीक है ना, तो उसमें लीचिंग रिक्वायरमेंट भी होती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे सॉल्ट्स बहुत ज्यादा है। बैरन लैंड का मतलब क्या होता है, फील्ड में सॉल्ट्स बहुत ज्यादा है। उस सॉल्ट को कम करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, लीचिंग रिक्वायरमेंट। इस लीचिंग रिक्वायरमेंट के लिए जो पानी होता है ना, लीचिंग मतलब होता है किसी चीज को धोना। ठीक है ना, इस सॉइल को धोने के लिए भी जो पानी यूज होता है ना, उसको भी हम इरिगेशन में ही काउंट करते हैं। ठीक है ना, इतना डीप में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। रेनफॉल को भी आप इरिगेशन, रेनफॉल को लेके आपने आर्टिफिशियल तरीके से अप्लाई कर दिया, तो इसलिए वो उसका सोर्स भी है। क्लियर हो गया। किसने पूछा था वो क्वेश्चन, अंजलि जी ने पूछा था, क्लियर हो गई बात।
आगे बढ़े। लीचिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है, सॉल्ट्स जो होते हैं ना, उनको क्या होता है, सॉल्ट्स आपने सुना होगा कि जब भी कभी मान के चलो मेरे पास ये कोई पौधा है, ठीक है ना, तुलसी का पौधा है मान के चलो ये कोई, ठीक है ना, इसके जो रूट्स हैं ये नीचे, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दूंगा ना, तो ये प्लांट जो है ना वो डेड हो जाएगा। ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट एकदम डेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा बंजर जमीन जो होती है ना, वहां पे कोई चीज क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते हम, वहां पे जाके डायरेक्टली वीट क्यों नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स बहुत ज्यादा है। सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, आपने सुना होगा सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने देखा होगा जब उमस वाला मौसम रहता है तो हमारा सॉल्ट ना गीला गीला हो जाता है, ठीक है ना। या आपने सुना होगा लोगों का बीपी बढ़ता है, किससे, सॉल्ट की वजह से, ज्यादा सॉल्ट खाने, उसका रीजन क्या है, सॉल्ट क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो अगर सारा का सारा पानी जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसको सॉल्ट अट्रैक्ट कर लेगा, तो जो प्लांट है हमारा उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, मर जाएगा। सॉल्ट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है इन, मतलब अब वो मॉइस्चर टेंशन और उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, सॉइल मॉइस्चर टेंशन एसएमटी पढ़ते हैं, बहुत डीप में है वो, उसमें नहीं जाना है। आप सिर्फ इतना समझ लो कि सॉल्ट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है इस किसके टर्म्स में, रूट्स के टर्म्स में, अगर रूट के कंपैरिजन में देखें तो, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, ये जो फील्ड में सॉल्ट्स हैं इनको हम वॉश करते हैं, इस वॉश को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस। पूरी फील्ड को, जैसे मान के चलो मेरी ये कोई फील्ड है, इसको मैं क्या करूंगा, 1 मीटर तक, मतलब मान के चलो 1 सेंटीमीटर तक पानी से भर दिया, पानी से भर के इसके ऊपर पूरे में ट्रैक्टर चला दिया, ट्रैक्टर चला के पूरे में मिक्सिंग हो जाती है, सॉल्ट सारे किस में मिक्स हो जाएंगे, पानी में मिक्स हो जाएंगे, पानी में मिक्स हो जाएंगे क्या, सॉल्ट्स आपके। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको, उस पानी को फ्लो कर दूंगा बाहर, तो मेरे लिए क्या हो गई, फील्ड तैयार हो जाएगी, किसके लिए, वापस से अपना वेट लगाने के लिए करना पड़ता है ये, ठीक है ना। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इन सब चीजों की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं कि बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजोल्व ही नहीं होते, तो उनको भी निकालने का कुछ और तरीका होता है ना। तभी एक बैरन लैंड को इरिगेशन या एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट करने में बहुत परेशानी होती है या बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, ठीक है ना। अब ये टाइप्स ऑफ इरिगेशन देखो, फ्लड इरिगेशन, फरो, स्प्रिंकल, सब चीजों की डेप्थ में आपको बता चुका हूँ, अभी डायरेक्ट चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन, सारी चीजें समझा दी मैंने आपको, ठीक है ना। अब यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। माइक्रो इरिगेशन का मतलब क्या है, माइक्रो, देखो अभी तक हम इतने सारे इरिगेशन पढ़ के आ चुके, अब देखो अगला क्लासिफिकेशन एक तरीके से क्या है, माइक्रो इरिगेशन। इसी को क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, प्रमोट कर रही है। क्यों प्रमोट कर रही है, अभी मैंने आपको बताया कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, सबसे ज्यादा है, क्यों, कल भी मैंने आपको बात करी थी, एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, WAA लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, ठीक है ना, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है कि आपने मान के चलो 100 लीटर पानी कहाँ डाला, फील्ड में डाला, और उसमें से प्लांट ने सिर्फ 70 लीटर वाटर ही कंज्यूम कर पाया, तो 30% पानी आपका वेस्ट हो गया, तो एफिशिएंसी आपकी सिर्फ कितनी आई, 70%। तो इसलिए अब देखो आपको वाटर को किससे बताना है, जो आपके पास वाटर है, मान के चलो 1 ग्लास पानी है आपके पास, ठीक है ना, 1 ग्लास वाटर है, ठीक है ना, आपके पास क्या है, 1 ग्लास वाटर है, ठीक है ना। अब आपको इसको किस किस से बचाना है, कि ग्राउंड वाटर में ना चला जाए, पहली चीज, दूसरा इवेपोरेशन ना हो जाए, ठीक है ना, और चौथा, वो तीसरा, कि फालतू में फील्ड में अप्लाई करने के बाद बाहर वेस्ट ना हो जाए, ठीक है ना, मान के चलो नाले में ही चला गया, ठीक है ना। तो आप कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम अप्लाई करो, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन कौन से होते हैं हमारे, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये कंप्लीटली कैसे होते हैं हमारे, कंट्रोल्ड सिस्टम्स होते हैं, कैसे सिस्टम्स होते हैं हमारे, कंट्रोल्ड सिस्टम होते हैं, तो ठीक है ना। तो इनके क्या है, माइक्रो इरिगेशन इंक्लूड्स ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन, कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एड्रेसिंग इंडियन वाटर स्केर्सिटी। अब देखो इसका मतलब क्या है, आपके पास 1 ग्लास पानी था, अब आप चाहोगे कि 1 ग्लास पानी, अगर आपके पास दिन भर के लिए 1 ग्लास पानी होगा, तो आप उसको बहुत ही एफिशिएंटली यूज करोगे, ठीक है ना, आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी।
आपको पता है मेरे पास 1 ग्लास पानी है, तो आप उसमें से 1 बूंद भी वेस्ट नहीं होने दोगे, ठीक है ना? तो जब हमारे पास पानी की कमी है तो हम ऐसे सिस्टम को अप्लाई करें कि हमारी जो इंडिया की वाटर क्राइसिस है उसको हम क्या कर सकें, लोअर कर सकें, ठीक है ना? तो हमें एफिशिएंट सिस्टम्स को अप्लाई करना है। तो कौन-कौन सी 2 चीज़ें करते हैं हम? कौन 2 सिस्टम्स है उसमें? ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कोई एग्जाम में कि माइक्रो इरिगेशन के में कौन-कौन से 2 इरिगेशन सिस्टम्स आते हैं, तो कौन से हैं? स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन, ठीक है ना? तो वाटर एफिशिएंसी आपको मैं समझा ही चुका हूँ कि वाटर एफिशिएंसी को हमको देखना पड़ता है, इनमें सबसे हाई होती है, इसलिए किस में आते हैं? माइक्रो इरिगेशन में। प्रिसाइज वाटर एप्लीकेशन, मैंने आपको बार-बार समझाया कि आप उतना ही पानी दोगे जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना? जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी, इसके लिए हम उसके पीछे की हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है ना? अगर 120 सेंटीमीटर पानी अप्लाई करना था तो हम 120 ही करेंगे, 150 नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 150 कर दिया तो ये जो 30 सेंटीमीटर पानी है ये कैसा हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना? नेक्स्ट, रिड्यूस सेलिनेशन एंड वाटर लॉगिंग। अब देखो, सेलिनेशन का मतलब क्या होता है? वही जो मैं अभी आपको पीछे समझा के आया। आप जो वाटर अप्लाई करते हो ना फील्ड में, वाटर अप्लाई करते हो फील्ड में, उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है ना? जब आप 1 साल आपने इरिगेशन किया, अगले साल इरिगेशन किया, उसके अगले साल इरिगेशन किया, तो धीरे-धीरे करके सॉल्ट की मात्रा किसी फील्ड में क्या होगी? सॉल्ट जो है वो आपका किसी भी फील्ड में बढ़ता चला जाएगा। अब आप देखो, सॉल्ट ना तो ग्राउंड वाटर में जाता है, ना तो इवेपोरेट होता है। किस-किस को ये बात समझ में आ रही है? सॉल्ट ना तो ग्राउंड वाटर में जाएगा, ना तो इवेपोरेट होगा। तो हर साल क्या होगा? इसका सॉल्ट एक्यूमुलेट होता जाएगा, 1 साल का, दूसरे साल का। तो ठीक है, अगर आप ज़्यादा पानी अप्लाई करोगे तो अगर मान के चलो ज़्यादा पानी अप्लाई किया तो वो ग्राउंड वाटर में चला गया, पर सॉल्ट तो छोड़ देगा ना अपना फील्ड पे। तो क्या होगा? इससे क्या होता है? प्रोडक्शन धीरे-धीरे कम होता है। तो इसलिए हम कैसा सिस्टम यूज़ करें? एफिशिएंट सिस्टम यूज़ करें। कैसा सिस्टम यूज़ करें? एफिशिएंट सिस्टम यूज़ करें, जिससे क्या हो हमारे लिए कि सॉल्ट की मात्रा भी फील्ड में ज़्यादा ना हो, तो हमें लीचिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्या नहीं करनी पड़ेगी? लीचिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? अब आप अच्छे से पानी अप्लाई, ज़्यादा पानी अप्लाई कर दो तो भी क्रॉप की हेल्थ क्या होती है? खराब हो जाती है। एफिशिएंटली अप्लाई करोगे तो एक होता है, ये ग्राफ बनता है, ठीक है ना? क्या ज़्यादा डीप में जाने का मतलब नहीं है। देखो, वाटर एप्लीकेशन और उसका ग्राफ होता है, ठीक है ना? ऐसे बनता है ये ग्राफ। यहाँ से आपने वाटर अप्लाई करना शुरू किया, जब आप वाटर, ये ग्रोथ है, मतलब ये ईल्ड है। ईल्ड मतलब कितना आपने प्रोड्यूस किया, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? वाटर, ठीक है ना? कितना आपको प्रोडक्शन हो रहा है, कितना ज़्यादा और कितना। तो जैसे-जैसे आप वाटर अप्लाई करना स्टार्ट करते हो ज़्यादा, वैसे-वैसे आपकी फील्ड क्या बढ़ती है? ईल्ड क्या होती है? प्रोडक्शन बढ़ता है। पर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट के बाद क्या होगा? अब अगर आप एक्स्ट्रा पानी अप्लाई करना चालू करोगे ना, तो जो प्लांट की हेल्थ है वो डिप्लीट होने लगेगी, और क्या होगा? जो प्रोडक्शन है वो क्या होता जाएगा? लो प्रोडक्शन होता जाएगा, ठीक है ना? आपको भी मैं बहुत सारा पानी पिला दूं तो क्या होगा? आप जितना एफिशिएंटली काम कर सकते हो, क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बाकी चीजों में उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना? आपकी आपकी बॉडी से भी सारे सॉल्ट्स बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना? तो एक पर्टिकुलर ऑप्टिमाइज तरीके से आपको क्या करना पड़ता है? पानी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और फिर ऑप्टिमल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। अब आप क्या कर सकते, यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्यों करते हैं हम जो स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं ना, तो हमें अलग से जाके फर्टिलाइजर्स इंप्लीमेंट नहीं करने पड़ते। हम क्या करते हैं? उसी वाटर में क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स को मिक्स कर देते हैं, तो ये जाके क्या होता है? फील्ड में अप्लाई हो जाता है, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है ना? उसके बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ा सकते हैं आपके पास। अच्छा, वाटर, ये डाइवर्सिटी कैसे बढ़ेगी? आपने वाटर को क्या कर लिया? सेव कर लिया। सेव कर लिया तो अगले में यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना? जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कैनाल का, कि अब अगर आपके उसमें कैनाल आ गई तो जिस टाइम पे आपका लैंड आइडल बैठा रहता था, मतलब जिस जिस टाइम उसके पास कोई काम नहीं होता था, उस समय भी आप वहां पे कुछ ना कुछ क्रॉप लगा सकते हो। अडेप्टेबिलिटी टू वाटर स्कैर्सिटी और क्लाइमेट रेजिलियंट हो गया, ठीक है ना? अगर बारिश नहीं भी हुई या बहुत ज्यादा भी होगी तो भी हम क्या करेंगे? मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रो इरिगेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? अब चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो भाई कॉस्ट का ही है। बार बार पहले भी मैं बोलता आ रहा हूँ
कि स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लोग इन चीज़ों के लिए अवेयर नहीं है, ठीक है ना, तो अब उनको अवेयर किया जा रहा है। फाइनेंसिंग इतनी ईजिली होती नहीं है, तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है जिसमें लोगों के लिए इसके लिए फाइनेंसिंग कर सके। और क्या है, ड्रिप इरिगेशन में एंड स्प्रिंकल इरिगेशन में थोड़ी सी ना थोड़ी तो आपको क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए इनको लगाने के लिए, ठीक है ना, हर कोई नहीं लगा सकता। ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसके बाद इसका मेंटेनेंस करने के लिए थोड़ी सी स्किल्स चाहिए, तो वो भी धीरे धीरे करके अभी लोगों के पास नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी स्किल्स लोगों को दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला प्रॉब्लम, इसमें क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो पावर नहीं है आपके पास, एक बाउंडेशन ये आ गई, ठीक है ना। एडेप्टेशन नहीं कर रहे लोग इस चीज का। प्रोक्योरमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है ना, आपको फार्मर्स को अगर इक्विपमेंट्स ले भी रहे हैं तो अभी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो क्वालिटी नहीं मिल रही, क्यों, क्योंकि कंपटीशन नहीं है मार्केट में, ठीक है ना। और लास्ट, स्केल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वही मैंने कहा, भाई मार्केट में सामान ही नहीं है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, अभी भी कम हो रहा है, तो मार्केट में क्या नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है तो जो लो क्वालिटी का है, लो क्वालिटी सामान खरीदना पड़ रहा है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेने पड़ रहे हैं हमको, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। ये सारी चीजें क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया। सेशन एंड करें। कल के लिए जो मैंने होमवर्क दिया है उसको आप करके आओगे, मैं एक एक करके नाम लेके पूछूंगा मैं, ठीक है ना।